क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 245, गोली का वादा। मारा ने जल्दी से अपने शुद्धिकरण कौशल का उपयोग किया क्योंकि उसने नीना पर दावा करने वाले किसी भी प्रभाव को साफ करने की कोशिश की। मून ने स्पष्ट रूप से वैसा ही किया। मारा के साथ कौशल के प्रभाव को जोड़कर रहस्यमय विवाद को दूर करने के प्रयास में अपने स्वयं के कॉपी किए गए प्यूरिफाई कौशल को सक्रिय किया। दोनों सफाई मंत्र पूरी तरह विफल रहे। नीली ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक ही धड़कन में नीना उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। नीना के गायब होने के कुछ सेकंड बाद ऊर्जा एक बार फिर से बनने लगी। एक नया नीला गेट ठीक उसी स्थिति में उभरा जहां पहला गेट था। इसकी सतह परिचित तरंगित पोर्टल स्वरूप में स्थिर हो रही थी, लेकिन कुछ भयावह रूप से अलग था। गेट के नीचे का पत्थर का सिरा बदल गया था। जहां पहले इसमें एक मकड़ी के राक्षसी सिर को दर्शाया गया था, अब इसमें नीना के चेहरे का नक्काशीदार प्रतिनिधित्व दिखाया गया है, जो आतंक और भ्रम की अभिव्यक्ति में जमे हुए है। उसकी पत्थर की आंखें मूक आरोप के साथ अपने पूर्व साथियों को घूर रही हैं। जो असफल होता है उसे चुना जाता है। एक ने 10 चुने हैं। जिस दंड के बारे में उन्होंने सोचा था कि एक टीम के रूप में वे इससे निपट सकते हैं, आखिरकार वे उससे निपट नहीं सके। नीना जानवर को हराने में असफल नहीं हुई थी। उन्होंने एक्रोमेंटुली को सफलतापूर्वक मार डाला था। यह इस तथ्य से साबित होता है कि दोनों महिलाएं जीवित और बरकरार थीं। लेकिन वे परीक्षण की वास्तविक आवश्यकता में विफल रहे, और वन ने उसे भुगतान के रूप में चुना था, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 10 अभिभावकों को स्पष्ट रूप से उनसे पहले चुना गया था। उसे उन 10 जानवरों में से एक में बदलना जिन्हें अब इस शापित स्थान को छोड़ने के लिए पराजित करने की आवश्यकता है। उसे एक नया खतरा बना रहा है, जो गेट के अंदर अगले प्रवेश करने वाले का इंतजार करेगा। बकवास। ग्रांट ने गेट में प्रवेश करने के बाद पहली बार हिंसक रूप से अपना आपा खोते हुए श्राप दिया। उसकी आंखें उस पत्थर के सिर पर टिक गईं, जिस पर अब नीना का चेहरा दिखाई दे रहा था, शुद्ध भय और भ्रम की अभिव्यक्ति में जमे हुए। ग्रांट के गुस्से से सदमे में आकर मारा का सिर चंद्रमा की ओर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत और घृणित हो गई। यह तुम हो। यह सब तुम्हारी गलती है। प्रत्येक शब्द उसके मुंह से उड़ती हुई लार की बूंदों से विरामित हो रहा था, क्योंकि क्रोध ने उसकी तर्कसंगता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं होता अगर तुमने अपना वह घृणित मुंह नहीं खोला होता। तुमने उसे मार डाला। वह यह जानती थी। उसने हमें बताया कि तुम इस टीम के पतन का कारण बनोगे। मारा की आवाज लगातार उन्मादपूर्ण स्तर तक उठती रही। उसके दुहक और आतंक को सबसे आसान लक्ष्य पर निर्देशित कच्चे गुस्से में निकास मिल गया। किसी ने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा जब तक कि एक मजबूत लेकिन कोमल हाथ मारा के कंधे पर नहीं पड़ा, जिससे उसकी इमारत की आलोचना बाधित हो गई। मारा ने इधर उधर घूमकर पाया कि ग्रांट गहरी दया और चिंता की अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देख रहा है। अरे शांत हो जाओ, सब ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। ग्रांट के शब्दों ने उसके दिमाग पर छाए कोहरे को तोड़ दिया। ग्रांट ने आश्वस्त होकर उसके कंधे को दबाया। एक गहरी सांस लें। आइए एक दूसरे पर दोषारोपण करने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता सोचने की कोशिश करें। इससे नीना वापस नहीं आएगी या हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। मारा के क्रोधपूर्ण हमले ने अपना प्रकोप रोक दिया। उसका मुंह स्पष्ट प्रयास से बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जलती नफरत जरा भी कम नहीं हुई। फिर भी उसका ध्यान अतार्किक तीव्रता के साथ पूरी तरह से चंद्रमा पर केंद्रित था। उन पर हुए आक्रोश के बावजूद चंद्रमा बाहरी तौर पर शांत रहे। उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ और बेफिक्र थी।
इस तरह के भावनात्मक नियंत्रण के साथ वह एस रैंकर कैसे बन गईं? इस स्तर पर किसी के लिए उसका मानसिक अनुशासन बेहद खराब है। तुलना के लिए उसकी नजर रीढ़ पर गई। तीरंदाज का धनुष उसके हाथों में तैयार था। उसका ध्यान पूरी तरह से चल रहे नाटक के बजाय अपने आसपास पर केंद्रित था। चौंकाने वाले घटनाक्रम के बावजूद अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए वह अभी भी उभरने वाले खतरों की तलाश कर रही थी। स्वभाव और प्रतिक्रिया में ध्रुवीय विरोधाभास। मून समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये दो विशेष महिलाएं, मारा और नीना, सबसे अनुचित इंसानों में से एक साबित हुई थीं जिनका उसने कभी सामना किया था। उनके पद पर और उनके कथित अनुभव के साथ उन्हें काफी अधिक भावनात्मक परिपक्वता और अनुशासन की उम्मीद होगी, लेकिन वे कोई भी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। शुरू से ही उन्होंने जो विकल्प चुना उसके लिए उन्हें दोषी ठहराना मूर्खतापूर्ण था, लगभग हास्यास्पद। चलो छुटकारा तो मिला, मून ने नीना के बारे में सोचते हुए सोचा, जो चुनी हुई बन गई। उसके कानों में एक कम तीखी आवाज का होना बेहतर था, भले ही इसका मतलब एस रैंक टीम के साथी को खोना हो। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक मैं एक अतिरिक्त गेट स्वयं ही साफ कर दूंगा और अधिक राक्षसों को मार डालूंगा। चंद्रमा अपने चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति के बावजूद आंतरिक रूप से मुस्कुराया। ग्रांट ने धीरे से मारा को एक तरफ निर्देशित किया, उससे धीमे सुखदायक स्वर में बात की जिसे टीम के बाकी सदस्य ठीक से नहीं सुन सके। उसने कई मिनट तक उससे बात करते हुए उसके उन्मादी गुस्से को कम किया और जो भी शांत करने वाली तकनीकें वह जानता था उनका उपयोग किया। आखिरकार वह उसे समूह में फिर से शामिल करने के लिए वापस ले आया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति कड़वी बनी रही और चंद्रमा की ओर उसकी कभी कभार नजरें अभी भी जानलेवा नाराजगी रखती थीं। इस आदान प्रदान के दौरान टीम के बाकी सदस्य चुप रहे। प्रत्येक सदस्य अपने अपने विचारों में खो गया कि नीना के परिवर्तन का उनके जीवित रहने की संभावनाओं के लिए क्या मतलब है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ग्रांट ने गहरी सांस ली और सभी को शांति से संबोधित किया। हर किसी की तरह वह भी एक इंसान था। उसे भी घबराहट महसूस हुई, लेकिन नेता के रूप में उसे तर्कसंगत रूप से कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, यह योजना के अनुसार नहीं हुआ, बिल्कुल भी। शताब्दी का अल्पकथन। कैन और हाबिल दोनों बुदबुदाए, जबकि जुड़वा बच्चे मुस्कुरा रहे थे। ग्रांट ने अपना भाषण जारी रखने से पहले उन पर एक नजर डाली। अब हम दंड तंत्र को समझते हैं। आंशिक समापन के परिणामस्वरूप टीम के सदस्यों पर दावा किया जाता है और उन्हें उन जानवरों में बदल दिया जाता है जिन्हें हमें हराना है। वह रुका, उसे अंदर जाने दिया, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा की मूल व्याख्या सही थी। इस परिवर्तन दंड से बचने के लिए हमें सभी 10 द्वारों को एक साथ या कम से कम तेजी से साफ करने की आवश्यकता है। प्रति द्वार एक व्यक्ति, सभी एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। हम में से किसी के भी दावा किए जाने से पहले सभी सफल हो रहे हैं। उनकी स्थिति की क्रूर वास्तविकता समूह पर हावी हो गई। 9 लोग बचे हैं, 10 द्वार जिन्हें साफ करने की आवश्यकता थी। और नीना उस भयावहता में तब्दील हो गई जो अब उस पोर्टल में इंतजार कर रही थी, जिससे उनका काम पहले से भी अधिक असंभव हो गया। वे परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने से एक व्यक्ति कम थे। अध्याय 246 शेष द्वारों में प्रवेश करना। अपनी दुर्दशा के बारे में अपने विचार साझा करने और संभावित रूप से इससे निपटने के विभिन्न तरीकों की खोज करने के बाद समूह अंततः एक निष्कर्ष पर सहमत हुआ। चूंकि वे 9 लोग थे और मारा के अकेले गेट में प्रवेश करने का मूल मुद्दा अभी भी अनसुलझा था, समूह ने एक और सोचा समझा जुआ खेलने का फैसला किया। सफलता की संभावना उनके पहले प्रयास से अधिक थी, लेकिन दाव भी उतने ही भयानक थे। योजना अवधारणा में सीधी, कार्यान्वयन में क्रूर थी। टीम के शेष 9 सदस्यों में से 8 एक साथ 8 अलग अलग द्वारों से प्रवेश करेंगे। वे समय और अपनी सीमाओं के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हुए जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी चुनौतियों को पार करने के लिए संघर्ष करेंगे। उनके जानवर को सफलतापूर्वक हराने और उनके द्वार से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति वह होगा जिसका मारा बाहर इंतजार कर रहा होगा।
मारा तुरंत उस विजी टीम के साथी के साथ शामिल हो जाएगा और वे एक साथ नीना के परिवर्तित रूप वाले गेट में प्रवेश करेंगे। वे नीना को उन सभी अलौकिक बंधनों से बचने में मदद करने का प्रयास करेंगे जो उसे मुकदमे की संरचना में बांधते हैं, और यदि वे उसे मुक्त करने में असमर्थ थे, वे वही करेंगे जो करने की आवश्यकता होगी। मुकदमे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे स्वयं मार डालो। मारा ने शुरू में इस विचार को अस्वीकार कर दिया था, उसके दुहक और इनकार ने स्वीकृति को असंभव बना दिया था। लेकिन ग्रांट और उनकी स्थिति से काफी समझाने के बाद आखिरकार उसने वास्तविकता के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि चंद्रमा के प्रति उसकी नफरत, भले ही वह अतार्किक थी, फिर भी उसकी आंखों में तीव्रता से जलती रही, कम नहीं हुई। इस संपूर्ण योजना चर्चा के दौरान चंद्रमा को अत्यधिक बेचैनी महसूस हुई। देखे जाने की अनुभूति उसकी त्वचा पर रेंग गई, जिससे उसकी जागरूकता चरम सीमा तक बढ़ गई। फिर भी साथ ही भावना किसी तरह अनुपस्थित, विरोधाभासी थी, जैसे कि कुछ उन्हें देख रहा था लेकिन देख भी नहीं रहा था। अनुभूति अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी, बमुश्किल बोधगम्य थी। फिर भी जब उन्होंने वास्तव में अपने पूरे ध्यान से स्रोत की खोज की तो तथ्य अन्यथा साबित हुए। कुछ भी उसे नहीं देख रहा था। कम से कम वह सचेत रूप से कुछ भी नहीं समझ सका या पहचान नहीं सका। उन्होंने हर एक दीवार, छत, फर्श पर अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया था। उसने कोई भी पक्ष अनदेखा नहीं छोड़ा, फिर भी वह किसी भी गलत चीज की पहचान नहीं कर सका। यह असंगति बहुत परेशान करने वाली थी। योजना स्थापित होने और उस पर सहमति होने के बाद समूह बिना सोचे समझे अपने निर्धारित द्वारों में नहीं घुस गया। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक पोर्टल के नीचे स्थित प्रत्येक पत्थर के सिर की सावधानीपूर्वक जांच की, नक्काशीदार विशेषताओं का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया कि किस प्रकार का जानवर अंदर इंतजार कर रहा होगा। वे सभी व्यापक राक्षस ज्ञान के साथ अनुभवी जागृति थे और प्राणी शरीर विज्ञान और कमजोरियों में मारा की विशेष विशेषज्ञता के साथ वे प्रत्येक द्वार के अनुरूप खतरों के बारे में सामान्य आकलन विकसित करने में सक्षम थे। इसलिए समूह ने रणनीतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उनके सबसे अनुकूल अनुमानित मैचअप के लिए नियुक्त किया, ताकि मौत की लड़ाई में उनके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनके सामूहिक अस्तित्व की संभावनाओं को अनुकूलित किया जा सके। चंद्रमा को इस बात की विशेष परवाह नहीं थी कि वह किस द्वार से प्रवेश कर रहा है। जो भी जानवर उसके सामने खड़ा था, वह किसी भी प्रकार का हो, मरने वाला था। उनके विविध कौशल सेट और जबरदस्त विशेषताओं ने उन्हें वस्तुतः किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए अनुकूल बना दिया। इसलिए उन्होंने टीम को पहले अपने पसंदीदा मैचअप के लिए खुद को नियुक्त करने दिया और जो भी गेट लावारिस रह गया, उसे ले लिया। ग्रुप के सदस्यों को उसकी हरकतों से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इससे उन्हें काफी फायदा हुआ, जिससे उन्हें विरोधियों का सामना करने की अनुमति मिली। उनकी कक्षाएं यादृच्छिक असाइनमेंट के बजाय स्वाभाविक रूप से मुकाबला करने के लिए उपयुक्त थीं। चर्चा के कुछ ही मिनटों के भीतर 8 एस रैंकर्स 8 अलग अलग द्वारों के सामने खड़े हो गए। प्रत्येक मानसिक रूप से आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। ग्रांट ने एक गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित करने के लिए धीरे से सांस छोड़ी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3, 2, 1, जाओ। ग्रांट अपने निर्धारित गेट की ओर आगे बढ़ा। उसका विशाल मांसल शरीर नीले पोर्टल की लहरदार सतह में गायब हो गया। अन्य लोग एक साथ आगे बढ़े, हर कोई अपने निजी संघर्ष, अपने स्वयं के जीवन या मृत्यु की लड़ाई में गायब हो गया, जो यह निर्धारित करेगा कि वे इस दुःस्वप्न से परे जो भी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे देखने के लिए जीवित हैं या नहीं, या यदि उनके लिए कोई भविष्य होता भी। सबके गायब हो जाने के बाद ठंडी दीवारों और शांत पत्थर के सिरों से घिरे कक्ष में मारा को अकेला छोड़कर उसकी आंखों की पुतलियों में एक रहस्यमयी चमक चमक उठी। उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति आ गई, जिसने उस दुहक और गुस्से की जगह ले ली जो कुछ क्षण पहले उसके चेहरे पर हावी था। फिर बिना किसी चेतावनी या स्पष्टीकरण के वह मुड़ी और गेट से पूरी तरह दूर जाने लगी। उसकी मंजिल अज्ञात थी, इरादे अस्पष्ट। केल ने खुद को बिल्कुल अलग माहौल में पाया। वह एक विशाल भूमिगत गुफा में खड़ा था। हवा नमी से घनी थी और पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी। अंधेरा पूर्ण था,
एक तरह से दमनकारी था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि उसने अपने पास मौजूद लाइटिंग रूम को सक्रिय कर दिया। शानदार चमकदार रोशनी बाहर की ओर उमड़ पड़ी, दमघोंटू अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। रोशनी से एक विशाल गुफा का पता चला, जिसका व्यास आसानी से 100 मीटर था, जिसकी छत ऊपर तक फैली हुई थी। स्टैलेक्टाइट्स ऊपर से पत्थर के खंजर की तरह लटके हुए थे और नमी लगातार टपक रही थी, जिससे पानी की बूंदों की गूंजती सिम्फनी पैदा हो रही थी। लेकिन इस जगह पर जो चीज हावी थी वह विशाल तालाब था, जिसने गुफा के लगभग आधे फर्श पर कब्जा कर लिया था। पानी गहरा, लगभग काला था। उसकी सतह बिल्कुल पॉलिश किए हुए कांच की तरह स्थिर थी। इसकी सतह पर कोई दृश्यमान लहर न होने के कारण यह अप्राकृतिक तरीके से बिल्कुल शांत है। केल की आंखों ने कुछ ही सेकंड में पूरी गुफा का निरीक्षण कर लिया और वह एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, जानवर तालाब के अंदर था। जैसे ही उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे, मन उसके शरीर के अंदर विकसित होने लगा, जो उसकी लाठी में प्रवाहित होने लगा। केल ने तैयारी में अपना सबसे मजबूत कौशल लगाना शुरू कर दिया। छप छप, तालाब की सतह बिना किसी चेतावनी के फट गई। गहराई से एक विशाल जीव के फूटते ही सभी दिशाओं में पानी फैल गया, जिससे केल के विचारों की पुष्टि हो गई। एक हाइड्रा उभरा। उसके 3 सिर लंबी, मांसल गर्दनों पर उभरे हुए थे, जिनसे गहरे पानी की बूंदें टपक रही थीं। प्रत्येक सिर के पास उस तरह नुकीले दांतों और ठंडी, बुद्धिमान आंखों का अपना सेट था जो तुरंत घुसपैठिए पर टिक जाता था। जानवर का शरीर बहुत बड़ा था, जो गहरे समुद्र के तराजू से ढका हुआ था। इसका अधिकांश आकार पानी की सतह के नीचे कुंडलित था और केवल एक भाग ऊपर दिखाई दे रहा था। केल द्वारा कुछ ही सेकंड के अंतराल में तैयार किए गए बड़े आग के गोले को देखते हुए प्रत्येक सिर स्वतंत्र रूप से हिल गया। मैंने पहले कभी हाइड्रा नहीं देखा है, कम से कम जीवित। मैंने बूढ़े आदमी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वह हमेशा इस तथ्य के बारे में डींगे मारता था कि वह अपने जागने के वर्षों के दौरान अकेले ही तुम्हारे एक रिश्तेदार को मारने में सक्षम था। केल ने उस जानवर को देखते हुए बुदबुदाया, जो कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर देगा। केल के स्टाफ के ऊपर आग का गोला उसके विलक्षण मैना भंडार के कारण बढ़ता रहा। गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि तालाब का पानी भाप बनने लगा। मुझे लगता है कि सबूत के तौर पर अपने 3 सिर उसके पास लाने से अंततः उस उपलब्धि के बारे में उसकी अंतहीन डींगे हाँकना बंद हो जाएगा। केल की मुस्कुराहट आत्मविश्वास से भरी थी, अति आत्मविश्वास से भरी। हाइड्रा के 3 सिर एक साथ फुंफकार रहे थे, जैसे किसी प्रेशर वाल्व से भाप निकल रही हो, इससे पहले कि तीनों के मुंह खुल जाएं। उच्च दबाव वाले पानी की 3 धाराएं उड़ते हुए रॉकेट की तरह केल की ओर बढ़ी, जिससे उसे भारी हमले में और अधिक मैना डालने का मौका नहीं मिला। पानी की तेज धार के निकट आने के बावजूद केल शांत रहा। अपने कर्मचारियों की गति से उसने शक्तिशाली आग के गोले को जानवर की ओर भेजा। आग का गोला जेट की गति से मेल खाते हुए अत्यधिक गति से चार्ज हुआ। दोनों हमले कुछ ही क्षणों में अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बूम, छप छप, भाप हवा में उठी, जिससे गुफा का दृश्य धुंधला हो गया। बिजली का रून अब मदद नहीं कर सका क्योंकि गर्म भाप क्षेत्र में भर गई थी। अध्याय 247 8 द्वार। अन्य द्वारों में प्रत्येक एस रैंकर अपनी क्रूर परीक्षा का सामना कर रहा था, अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ रहा था। ग्रांट को एक विशाल पत्थर गोलेम का सामना करना पड़ा। उसकी ढाल ने विनाशकारी हथौड़े के वार को अवशोषित कर लिया, जिसने अन्य जागृति को मांस के पेस्ट में कुचल दिया होगा। प्रत्येक प्रभाव ने उसके शक्तिशाली शरीर में सदमा पहुंचाया, लेकिन उसकी वैनगार्ड कक्षा ने उसे जीवित रखा। कालेब ने एक निडर वानर से युद्ध किया। उसका अपना क्रोध जानवर के क्रोध से मेल खाता था। वानर द्वारा किए गए हमले एक ट्रक की तरह थे। प्रत्येक हमले में उसकी अपनी ही सांसें थम गईं। उसका शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। जितना अधिक उसे मारा गया, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो गया और धीरे धीरे उसकी बराबरी करने की कोशिश में वानर के खिलाफ अपनी ताकत जमा कर रहा था। उसके द्वारा रखा गया हीलिंग रून उसे धीरे धीरे ठीक करता रहा, साथ ही उसके मन को भी खत्म करता रहा। लेकिन यह अधिक समय तक नहीं टिक सका। उसके निडर ढेर लगभग पूरे हो चुके थे।
उनकी टक्कर से जंगल हिल गया। दोनों लड़ाके शक्तिशाली हमले कर रहे थे, प्रत्येक अपने हिंसक दृढ़ संकल्प के माध्यम से एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। आओ बंदर, क्या मैं तुम्हें केला खिलाऊं? हाँ हाँ, कालेब ने खून से लथपथ दांतों से मुस्कुराया, या जो कुछ बचा था। जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी को एक और झटका लगा, उसके बरसरकर वर्ग ने क्षति को अपनी अगली हड़ताल के लिए कच्ची शक्ति में बदल दिया। जुड़वा बच्चे कैन और हाबिल अलग हो गए, लेकिन उनकी तलवारें अपने ही विरोधियों के खिलाफ प्रतिबिंबित पैटर्न में चमक रही थीं। लड़ाई कठिन थी, लेकिन वे डटे रहे। हर कोई पूरे ध्यान के साथ अपने जीवन के लिए लड़ रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई ऐसी गलती न हो जिससे उनकी यात्रा समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी। चंद्रमा ने खुद को चमकदार कवच से भरी एक गुफा में पाया जिसने सब कुछ भयानक नीलीहरी रोशनी में डाल दिया। और उसके सामने वह पशु था जो उसके फाटक पर नियुक्त किया गया था। एक उड़ने वाला कीट बेलीविगुस के सामने हवा में मंडरा रहा था, उसका नीलमणि नीला खोल धात्विक चमक के साथ चमक रहा था। प्राणी का शरीर प्रार्थना करने वाले मंटिस जैसा था, लेकिन एक बड़े घोड़े के आकार का था। 4 पंख तेजी से हवा को हराते हैं, जिससे गुनगुनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है जो कक्ष में भर जाती है। इसके ब्लेड वाले अग्रभाग उस तरह नुकीले थे, लेकिन असली खतरा इसके पेट से निकला हुआ घुमावदार डंक था जो जहर से टपक रहा था, जो कवच की रोशनी में चमक रहा था। बेलीविग, स्तर 25, रैंक एस। विवरण: इसका डंक गंभीर चक्कर और प्रगतिशील पक्षाघात का कारण बनता है। इसका जहर सभी जहरीले प्राणियों में से सबसे मजबूत माना जाता है, जो अपनी ताकत के दायरे में आने वाले अन्य प्राणियों को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय करने में सक्षम है। बेलीविग की असंख्य आंखें चंद्रमा की गतिविधियों पर नजर रखती थीं। इसके पंख अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार समायोजित होते रहते थे। अधिकांश एस रैंकर्स तुरंत अपने सबसे मजबूत कौशल के साथ जुट गए होंगे। जहर के कारक बनने से पहले लड़ाई को जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मून ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उसने शांति से अपना एस रैंक गाउन उतार दिया, उसे अपनी स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। बेलीविग आगे की ओर उछला, उसका ब्लेड वाला अग्रबाहु चंद्रमा के खुले धड़ की ओर फिसल रहा था। चंद्रमा ने पूरी तरह से चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने शरीर को झुका लिया ताकि वार छेदने के बजाय घिस जाए। रेजर की धार उसकी पसलियों पर एक लंबी रेखा काट रही थी, जिससे तुरंत खून बहने लगा। दर्द अत्यधिक था, लेकिन इसने मून को अपने लक्ष्य का पीछा करने से नहीं रोका। जोर से मारो, मून बेलीविग पर चिल्लाया, क्योंकि उसने उसकी कौशल दक्षता को विस्फोटक दर से बढ़ते देखा। बेलीविग शिकार से भ्रमित होकर, जो सक्रिय रूप से चोट को आमंत्रित कर रहा था, एक और हमला शुरू करने से पहले एक क्षण के लिए झिझका। मून ने जानबूझकर ऐसे प्रहार करना जारी रखा जिससे घायल तो हुए, लेकिन अपंग नहीं हुए। ऐसे प्रहारों को अंजाम देने की अनुमति दी जिनसे वह अपने विशाल कौशल से आसानी से बच सकता था। प्रत्येक चोट ने उसके 2 नए कौशलों को बढ़ावा दिया, जिससे कौशल को अपने प्रतिरोध को अनुकूलित करने और मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रत्येक घाव जो उसे प्राप्त हुआ, उसने तुरंत अपने कॉपी किए गए माइनर मेंट के साथ उपचार करना शुरू कर दिया। कौशल की दक्षता हर कास्ट के साथ चढ़ती गई, क्योंकि पुनर्स्थापनात्मक ऊर्जा ने मांस को वापस एक साथ जोड़ दिया। और जब बेलीविग अंततः अपने विषैले डंक से उसे घायल करने में कामयाब हो गया, उसके रक्त प्रवाह में जहर डाल दिया, तो चंद्रमा ने तुरंत जहर को साफ करते हुए दोनों उपचार कौशलों को प्रशिक्षित करते हुए शुद्ध डाला। वह एस रैंक जीवन या मृत्यु की लड़ाई को एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में मान रहा था, क्योंकि अपने हताश साथियों के विपरीत जो अपने अपने गेट पर अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, मून के पास फायदे थे जो उनके पास नहीं थे। बेलीविग हताशा से फुफकारने लगा। उसकी सहज प्रवृत्ति यह बता रही थी कि यह शिकार पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहा था। चंद्रमा दर्द के बावजूद मुस्कुराया, मन लगातार दोनों उपचार कौशलों में प्रवाहित हो रहा था। उनकी प्रवीणता के नंबर खूबसूरती से चढ़ रहे थे। दूसरे अभयारण्य में एक बड़े स्पिरिट मंडप के भीतर बहुत कम किलेबंद गढ़ों में से एक, जो समय की निरंतर परीक्षा और पड़ोसी मंडपों के लगातार हमलों के खिलाफ खड़ा रहने में कामयाब रहा था, एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने अपमानित पराजित प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़ा था। क्या आप आत्मसमर्पण करते हैं?
अलारिक की आवाज ठंडी बर्फ की तरह तीखी थी। या मैं यहीं और अभी तुम्हारे जीवन का दावा कर दूं? उसका ब्लेड उसके नीचे फर्श पर फैले एरेंट स्पिरिट के गले से टकराया। तेज धार ने खून की एक पतली रेखा खींच दी जो स्पिरिट की गर्दन से नीचे बह गई। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आत्मा अंततः हांफने लगी। उसकी आवाज मंडप में गूंजने लगी क्योंकि उसने अपने सामने भयानक मानव द्वारा उस पर लगाए गए भारी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। इसका शरीर चोटों और घावों से भरा हुआ था जो तलवार ने इसके शरीर पर पहुंचाए थे। 3 दिन और 3 रातों तक चली लड़ाई के बाद मंडप और उसके भीतर के लोग अंततः उससे पहले मानव के हाथों में पड़ गए, और इसी तरह आत्मा का स्पिरिट स्टोन भी। अलारिक के मुक्त हाथ में स्पिरिट स्टोन एक चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगा, जो पराजित आत्मा के औपचारिक आत्मसमर्पण और उसे अपने अधिकार और डोमेन से बांधने का संकेत दे रहा था। आत्मा का जीवन अब अलारिक के अधीन था। उसके पास उसे आदेश देने की शक्ति थी। बधाई हो, आपने एक कुलीन आत्मा मंडप को गिरा दिया है। उसके पीछे से एक प्रसन्न आवाज आई। आप वास्तव में दूसरे अभयारण्य के राक्षस हैं, हे। एम्मा, अलारिक की टीम की सदस्य और सबसे करीबी दोस्त, अपने मुंह पर अपना नाजुक मुलायम हाथ रखते हुए खिलखिला रही थी। चिढ़ाने वाले स्वर के बावजूद उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। अलारिक की अभिव्यक्ति शांत और गंभीर रही। उसकी एम्मा की चंचल हरकतों से पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई। चिढ़ाना बंद करो। यह इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कई स्पिरिट पैवेलियनों में से केवल एक है। यह उन सभी में सबसे कमजोर भी था। हमारे सामने अभी भी काम का बोझ है, इसलिए इस पर वापस लौटें। समर्पण में दोनों हाथ उठाने से पहले एम्मा फिर से हंसी। ठीक है, ओह गंभीर। मैं व्यवहार करूंगा। नल 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 कप्तान, मेरे पास आपके लिए जरूरी खबर है। एक व्यक्ति पूरे वेग से मुख्य द्वार से दौड़ता हुआ आया, अन्य इवॉल्वर्स के बीच से निकलता हुआ, जिन्होंने मंडप की सफाई, जानवरों की लाशों और मूल्यवान सामग्रियों को संग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अलारिक स्पष्ट तात्कालिकता पर भौहें चढ़ाते हुए अपने एक अधीनस्थ की ओर मुड़ा, एक विश्वसनीय दूत जो उसके पिता के सीधे आदेशों पर उसका अनुसरण करता था। यह क्या है? अलारिक ने मांग की। उसके स्वर से पता चलता है कि यह व्यवधान बेहतर होगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इवॉल्वर ने अपनी गति से उबरते हुए प्राप्त जानकारी को प्रसारित करना शुरू करने से पहले कई गहरी सांसें लीं। कैप्टन, अवेकन्स एसोसिएशन के उच्च अधिकारी पुराने मास्टर के साथ सीधे संवाद में रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी में दिखाई देने वाला एसरैंक गेट एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जो कि कमांड के उच्चतम स्तर पर सभी के गले में एक कांटा है। वह रुका, स्पष्ट रूप से अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक चुन रहा था। वे सबसे खराब स्थिति के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रहे हैं, विशेष रूप से यदि एसरैंक गेट्स दूसरे ऑर्डर स्तर पर भी प्रकट होने लगते हैं। इवॉल्वर स्पष्ट रूप से जारी रखने में झिझक रहा था, यह जानते हुए कि अलारिक आगे क्या होगा, उस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। इस चर्चा में अपने पिता के शामिल होने के उल्लेख मात्र से अलारिक की अभिव्यक्ति काफी ठंडी हो गई। इवॉल्वर ने जोर से निगल लिया। पुराना मास्टर चाहता है कि आप तीसरे अभयारण्य में अपने आरोहण में कम से कम 1 वर्ष की देरी करें। आपको सभी गुटों में अस्तित्व में सबसे मजबूत इवॉल्वर में से एक के रूप में पहचाना जाता है। जब दूसरा ऑर्डर एसरैंक गेट अनिवार्य रूप से प्रकट होता है, तो आपको इसमें क्लियरेंस टीम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया जाएगा। अलारिक की ठंडी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। फिर उन्होंने खुले तौर पर इस दुस्साहस का तिरस्कार किया। क्या इन बूढ़े लोमड़ियों को वास्तव में लगता है कि मुझे उनकी रणनीतिक चिंताओं की परवाह है, या कि मैं किसी पालतू जानवर की तरह उनकी आज्ञाओं को आज्ञाकारी रूप से सुनूंगा और उनका पालन करूंगा? बिल्कुल नहीं। जब मैं एक आरोही बन जाऊंगा, तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन अपना मुंह खोलने की हिम्मत करता है और उनकी आज्ञाओं का पालन न करने के लिए मुझे दंडित करता है। उसकी आवाज बर्फीली ठंडी थी, उसकी आभा लीक हो रही थी, जिससे उसके आसपास के कमजोर इवोल्वर्स कांपने लगे, जिसमें इवोल्वर खुद समाचार सुनाने वाला भी शामिल था।
मेरे पिता से कहो कि अलारिक तब चढ़ेगा जब उसके लिए सही समय होगा, न कि तब जब बूढ़ी लोमड़ियां तय करेंगी कि यह उनकी योजनाओं के लिए सुविधाजनक है। लेकिन लाखों लोग मर सकते हैं, कप्तान एवोल्वर ने अलारिक को समझाने की कोशिश की। अलारिक ने उपहास करते हुए कहा, मैं उनका उद्धारकर्ता नहीं हूं। अगर मेरे पास उन लोगों की रक्षा करने की ताकत नहीं है जिन्हें मैं प्यार करता हूं, तो अजनबियों को मेरी चिंता का क्या अधिकार है? एम्मा ने चिंतित होकर अलारिक की ओर देखा, उसके शब्दों में छिपे दर्द को गहराई से महसूस किया। इवोल्वर की अभिव्यक्ति और भी अधिक परेशान हो गई, उसकी बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कैप्टन, आपके पिता ने आपके सहयोग की गारंटी के बदले पहले ही अवेकन एसोसिएशन से एक बड़ा मुआवजा स्वीकार कर लिया है। समझौता औपचारिक रूप से दर्ज किया गया है। तो फिर उसे उनका मुआवजा लौटाने दीजिए। क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके लेन देन की परवाह है? अलारिक पलट गया, अब बातचीत जारी रखने के मूड में नहीं था। मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, आप मेरा संदेश उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा सकते हैं। इवोल्वर ने अंतिम कार्ड खोलने से पहले झिझकते हुए कहा। उसने कहा कि यदि आप अपने आरोहण में देरी करने के लिए सहमत हैं, तो वह आपकी एक इच्छा पूरी करेगा। अलारिक का चेहरा वापस इवोल्वर की ओर चला गया, उसकी आंखें तेज हो गईं, उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अपने और दूत के बीच की दूरी को एक ही कदम में खत्म कर दिया, जो लगभग प्रेत जैसी प्रतीत होती थी। इवोल्वर की आंखों में घूरते हुए अलारिक ने कहा, तुम्हारा मतलब है? इवोल्वर ने धीरे से सिर हिलाया, वह जो पुष्टि कर रहा था उसके महत्व को पहचानते हुए। हाँ कैप्टन, उसका यही मतलब है। वह इस अनुरोध के बदले इसे देने के लिए सहमत हो गया है। अलारिक की आंखें दूर हो गईं, उसके विचार स्पष्ट रूप से विजित आत्मा मंडप और शक्तिशाली बूढ़ों की साजिशों से दूर जा रहे थे। उसके दिमाग में एक ही नाम उभरा। अध्याय 248 अलारिक। सेलीन। अलारिक लंबे समय तक चुप रहा, उसकी अचानक शांति पानी में लहर की तरह बाहर की ओर फैल रही थी। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया, आसपास के सभी इवोल्वर ने सहजता से अपनी गतिविधियां बंद कर दीं। यहां तक कि घायल आत्माएं भी एकजुटता में अपनी सांसें रोकती नजर आईं। जब अलारिक जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति चुप हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह ऐसा निर्णय ले रहा है जो उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करेगा। फिर धीरे धीरे अलारिक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। झंकार, उसे बताएं कि मैं इसमें 1 वर्ष से अधिक की देरी नहीं करूंगा। उस समय रेखा से 1 सेकंड भी अधिक नहीं। उस स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें। अभी समय है 21-56-201। इस बार अगले वर्ष यह समझौता समाप्त हो जाएगा। एवोल्वर के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई, उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई कि उसके होंठ लगभग उसके चेहरे के कोनों तक पहुंच गए। उसके शरीर से राहत और उत्तेजना झलक रही थी। हाँ कैप्टन, मैं आपकी शर्तों को पुराने मास्टर तक सटीक रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करूंगा। अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य को पूरा करने के बाद इवोल्वर जल्दी से चला गया, व्यावहारिक रूप से अलारिक के फैसले को जितनी जल्दी हो सके अपने पिता को बताने के लिए मुख्य द्वार की ओर वापस चला गया। संदेशवाहक के दृश्य से गायब हो जाने के बाद एम्मा ने अपने चेहरे पर स्पष्ट चिंता के साथ अपना ध्यान अलारिक की ओर लगाया। सौम्य स्वर में उसने कहा, अरे, क्या आप इस निर्णय के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं? आप आगे बढ़ने के लिए बहुत अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह वह सब कुछ है जिस पर आपने इतने लंबे समय से ध्यान केंद्रित किया है। अलारिक की अभिव्यक्ति अपनी शांत स्थिति में लौट आई, हालांकि उसकी आंखों में कुछ विचारशील बात झलक रही थी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं जानता हूं कि मैं क्या त्याग कर रहा हूं। इन आत्मा मंडपों को साफ करने में हमारी वर्तमान प्रगति के आधार पर मुझे अगले 3 महीनों के भीतर अपनी उन्नति आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए सैद्धांतिक रूप से मैं तीसरे अभयारण्य में चढ़ने से पहले केवल अतिरिक्त 9 महीने इंतजार कर रहा हूं। वह हिसाब लगाते हुए रुका। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह आदान प्रदान के लायक है। इसके अलावा उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई,
मैं उत्सुक हूं कि सेकेंड ऑर्डर एस रैंक गेट किस तरह के लाभ और अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसी अभूतपूर्व चुनौती को पार करने का पुरस्कार असाधारण हो सकता है। सेलिन भी अपने विकास के करीब पहुंच रही है, इसलिए मैं उस समय का उपयोग उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए कर सकता हूं अगर वह चाहती है तो यही है। सेलिन भी अपने विकास के करीब पहुंच रही है, इसलिए मैं उस समय का उपयोग उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए कर सकता हूं अगर वह चाहती है तो यही है। एम्मा ने नाटकीय ढंग से आह भरी, चिढ़ाने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर वापस तैर गई। जब उसने अतिशयोक्तिपूर्ण मुद्रा में अपना एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा तो उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। मुझे लगता है कि हम पूरे 1 साल तक सबसे आगे रहने वाले खिलाड़ी के रूप में अटके रहेंगे। हम्मक उसने चिंता से अपना सिर झुकाया। मैं अपने गरीब अकेले कप्तान को इतनी लंबी अवधि का अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकती। वह इतना भयानक, असहनीय, अकेला होगा। उसने आखिरी शब्द इतनी अतिरंजित सहानुभूति के साथ निकाला कि यह स्पष्ट रूप से मजाक था। इसे एक नरम हंसी के साथ विरामित किया और अपनी नाजुक उंगलियों से अपना मुंह ढक लिया। जब वह अलारिक की प्रतिक्रिया को देख रही थी तो उसकी आंखें मनोरंजन से नाचने लगीं। स्पष्ट रूप से वह अपने उदासीन व्यवहार से कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थी। इन लंबे कठिन 9 महीनों के इंतजार के दौरान अपना उत्साह बनाए रखने के लिए आप मेरे बिना क्या करेंगे? एम्मा ने अपना एक हाथ अपनी छाती पर दबाते हुए जारी रखा, मानो इसी विचार से घायल हो गई हो। वास्तव में दुखद। उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को थपथपाते हुए मनोरंजक चिंतन की एक छोटी सी ध्वनि निकाली, मम्मा। हालांकि मेरा मानना है कि आराम करने और आनंद लेने के लिए समय निकालने की कुछ निश्चित अपीलें हैं। उसकी नीली आंखें निश्चित रूप से दुष्ट हो गईं। क्या यह मजेदार नहीं होगा? अलारिक की आंख लगभग अदृश्य रूप से हिल गई, जो उसकी अन्यथा पूर्ण शांति में एकमात्र दरार थी। एम्मा। हाँ कैप्टन, उसने पूरी तरह से कृत्रिम मासूमियत के साथ अपनी पलकें झपकाईं। काम पर वापस जाओ। बेशक, बिल्कुल, एम्मा ने हंसते हुए एक चंचल सलामी देते हुए मंडप के भंडारण क्षेत्रों की ओर जाने से पहले खुशी से गुनगुनाते हुए कहा। अलारिक ने उस आत्मा की ओर अपना सिर घुमाने से पहले आह भरी, जो उसके सामने घुटने टेककर समर्पण कर रही थी। जहां तक आपकी बात है, मामूली सुधार। रैंक असामान्य। प्रवीणता 91%। शुद्ध करें। रैंक महाकाव्य। प्रवीणता 78%। बुरा नहीं। दक्षता अभी भी अच्छी दर से बढ़ रही है। मून ने उपचार कौशल को एक बार फिर खुद पर डालते हुए बुदबुदाया। चंद्रमा का अर्धनग्न शरीर कवक से प्रकाशित गुफा में उड़ते हुए बेलिविक के सामने रक्तरंजित खड़ा था, जिसके नीलमणि खोल पर कई घावों से खून बह रहा था। दोनों लड़ाकों पर एक कठिन लड़ाई के निशान थे। हालांकि चंद्रमा की चोटें लगातार आत्मोपचार के बावजूद अधिक गंभीर थीं। हालांकि मून मुख्य रूप से अपने कॉपी किए गए उपचार कौशल की दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा न हो जाए या बेलिविक के भागने या रणनीति बदलने का जोखिम न हो। उन्होंने समय समय पर अपने खुद के शक्तिशाली जवाबी हमले किए, ऐसे हमले जिन्होंने कीट के शरीर की सांसें रोक दीं और उसे आक्रामक लड़ाई में उलझाए रखा। उपचार की प्रभावशीलता प्रभावशाली थी और हर बार जब उसकी दक्षता 1% मील का पत्थर पार कर जाती थी तो वह काफी मजबूत हो जाती थी। टकरा जाना। जैसे ही बेलिविग ने एक विशेष रूप से शक्तिशाली प्रहार किया, मून का शरीर गुफा के फर्श पर लड़खड़ाता हुआ गिर गया। इसके ब्लेड वाले अग्रबाहु ने उसे छाती के आर पार इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वह कई मीटर पीछे चला गया। वह झटके से लुढ़क गया। उसके धड़ से ताजा खून बहने के बावजूद वह आसानी से ऊपर आ गया। लेकिन घाव जितना होना चाहिए था उससे अधिक उथला था। उनके निष्क्रिय रक्षात्मक कौशल से क्षति काफी कम हो गई। उनकी नव विकसित गोल्डन स्किन पिछली सिल्वर स्किन की तुलना में काफी अधिक लचीली साबित हो रही थी। निष्क्रिय क्षति में कमी में काफी वृद्धि हुई है। अब फर्स्ट ऑर्डर हथियारों और जानवरों के हमलों से आने वाली क्षति का लगभग 20 से 30% अवरुद्ध हो गया है। वह 20 से 30% कमी गहरे, संभावित रूप से अपंग करने वाले घावों और प्रबंधनीय चोटों के बीच का अंतर था जिसे उसका उपचार शीघ्रता से ठीक कर सकता था।
गोल्डन स्किन के बीच आने वाली क्षति को कम करने और माइनर मेंट के बीच तालमेल जो तेजी से हो रहा था उसे बंद करने से एक स्थिरता लूप बन रहा था जिसने चंद्रमा को क्षरण के माध्यम से मारना असाधारण रूप से कठिन बना दिया था। चंद्रमा ने फिर से माइनर मेंट डाली, उसके घाव धीरे धीरे एक बार फिर बंद हो गए। उनकी दक्षता 1% अंक ऊपर चली गई। बेलिविग हताशा से फुसफुसा रहा था। उसकी आंखें इस असंभव शिकार पर नजर रख रही थीं जिसने दर्जनों बार करने के बावजूद मरने से इनकार कर दिया, जिससे किसी और की भी मौत हो जानी चाहिए थी। जिस बात ने उसे और अधिक परेशान कर दिया वह यह थी कि उसके तुरुप के पत्ते, उसके जहर का उसके प्रतिद्वंद्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे इसे कितनी भी बार इस्तेमाल किया गया हो, वह बेकार हो गया। चलो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें और जोर से मारना होगा। तुमने अभी तक मेरी एक भी जान नहीं ली है। मेरे पास बहुत कुछ बचा है। मून ने अपने खून से सने दांतों से ताना मारा। बेलिविग इस उपहास पर फुसफुसाया। जैसे जैसे उसका क्रोध बढ़ने लगा, उसके पंख तेजी से धड़कने लगे। वह एक बार फिर विस्फोटक गति से उसकी ओर बढ़ा। उसके चारों पंख बहरा कर देने वाली गुंजन पैदा कर रहे थे क्योंकि उसका लक्ष्य इस इंसान की जान लेना था। जैसे ही चंद्रमा एक और प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था कि अगला शरीर का कौन सा अंग बलिदान करना है। एस रैंक गेट पर फैले अन्य गेटों में भी लड़ाइयां अपने हिंसक चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थीं। दोनों जागृतिकर्ता और उनके एस रैंक जानवर प्रतिद्वंद्वी अब गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों तरफ के शरीर से खून बह रहा था। प्रारंभिक आदान प्रदान अंततः चौतरफा हमलों की ओर ले गया, जहां एक भी गलती का मतलब मौत था। ग्रांट की ढाल की भुजा एक अजीब कोण पर लटकी हुई थी। बहुत सारे विनाशकारी प्रहारों को झेलने के कारण विस्थापित हो गई थी, लेकिन उसकी तलवार अभी भी कम शक्ति से वार कर रही थी। जिस स्टोन गोलेम का उसने सामना किया, उसके शरीर के टुकड़े गायब थे। बार बार किए गए हमलों से उसके धड़ पर मकड़ी के जाले टूट गए थे। कालेब ने जिस निडर वानर से लड़ाई की, उसकी एक आंख और अधिकांश दांत गायब थे। उसका फर खून से भीगा हुआ था, लेकिन कालेब बदतर दिख रहा था। उसकी कक्षा ने हर चोट को उसके बढ़ते क्रोध के लिए ईंधन में बदल दिया, जिससे वह उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक हो गया, यहाँ तक कि उसके शरीर में भयावह चोटें भी जमा हो गईं। अध्याय 249 लड़ाई का चरमोत्कर्ष। कल जल्दी खरीदे गए कुछ लोगों के लिए पिछला अध्याय गलत था। ताज़ा करके सुनिश्चित करें कि आपके पास सही अध्याय हैं। असुविधा के लिए खेद है। फिर भी कालेब की अनगिनत एस रैंक वस्तुएं उसे बचा रही थीं, साथ ही वह औषधि भी जो वह पीता रहा। कैन और हाबिल समूह में सबसे बुरे थे। उनकी ताकत एक इकाई के रूप में एक साथ रहने से आई थी। फाटकों ने उन्हें अलग कर दिया, जिससे वे अकेले लड़ने लगे। फिर भी टीम को यह पता था, इसलिए उन्हें अनुमान के हिसाब से सबसे कमजोर जानवर उपलब्ध कराए गए थे, जिन जानवरों को उनके छिपे हुए ट्रम्प कार्ड, रून्स, औषधि और वस्तुओं से हराने का मौका था। जोना ने एक भीषण शिकार के बाद अंततः उस जानवर को अपने सामने ही घेर लिया था। दोनों के दर्जनों घावों से खून बह रहा था। अंतिम आदान प्रदान की तैयारी कर रहे थे, जो जीवित रहने का निर्धारण करेगा, सिवाय इसके कि जोना के पास एक से अधिक जीवन थे। और बाढ़ वाली गुफा में जहां केल ने लड़ाई की थी, आतिशबाज की आंखें उतनी ही गर्म थीं जितनी उसने आदेश दिया था। उसका मैना पूल तेजी से कम हो रहा था, लेकिन उसने अपने निरंतर हमलों को धीमा करने से इनकार कर दिया। एक के बाद एक आग के गोले झुलसे हुए हाइड्रा से टकराते रहे। प्रत्येक विस्फोट से गुफा में गर्म भाप फूटती रही। तालाब का आधा हिस्सा अब उसके हमलों की गर्मी से पूरी तरह से सूख गया था। उच्च तापमान के कारण नमी वाष्पित होने के कारण पानी का स्तर गिर रहा था। हाइड्रा के खूबसूरत समुद्री नीले रंग के तराजू काले पड़ गए और टूट गए। उसके 3 में से 2 सिर गंभीर रूप से जलने के कारण लटक रहे थे। केवल केंद्रीय सिर अभी भी क्रूरता से लड़ रहा था, लेकिन वह बचा हुआ सिर जानलेवा होने के लिए काफी था। यह अंतिम गति के साथ आगे बढ़ा, जबड़े खुले हुए थे और अपनी लुप्त होती ताकत के अंतिम भंडार के साथ सीधे केल के खुले गले को निशाना बनाया। जैसे ही उसने अपना पलटवार तैयार किया, केल का स्टाफ तीव्र लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठा। उसके स्टाफ में मन की बाढ़ आ गई।
मून और बेलिविक के बीच लड़ाई आखिरकार अपने अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचने लगी थी। मून ने जो हासिल करना चाहा था उसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, अधिकतम दक्षता पर उपचार कौशल दोनों। ठीक है, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है, मून ने संतुष्टि के साथ घोषणा की, अपने कर्मचारियों को सहज गति के साथ अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। उसके हाथ तुरंत तीखी नीली ऊर्जा से जगमगाने लगे। बिजली उसकी त्वचा पर उभरे हुए पैटर्न में नृत्य कर रही थी, जिसने गुफा को नीली चमक से रोशन कर दिया। बिजली उसकी उंगलियों के चारों ओर इकट्ठा हो गई और तेज हो गई, क्योंकि वह अपने विनाशकारी लाइटनिंग राइजू हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। मिराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मून ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा और जानवर को वश में करने वाले स्थान से अपने बंधुआ साथी को बुलाने के लिए अपने बीस्ट मास्टर कौशल को सक्रिय किया। विस्थापित हवा की झिलमिलाहट में चंद्रमा के पास मृगतृष्णा तुरंत साकार हो गई। जैसे ही वह युद्ध से घायल गुफा और मंडराते कीड़ों के खतरे को ले गया, सफेद दुहस्वप्न तेजी से हिनहिनाने लगा। चंद्रमा तुरंत मिराज की पीठ पर चढ़कर अपनी स्थिति में आ गया। मैं अपने हमले पर लगाम लगा रहा हूं। मुझे बस अगले कुछ सेकंड के लिए इसके हमलों से बचने की जरूरत है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मिराज ने पावती में एक शक्तिशाली खुर के साथ पत्थर के फर्श पर प्रहार किया, फिर गति में विस्फोट हो गया। जैसे ही बेलिविग ने पीछा किया, मिराज ने गुफा के पार चकमा देने वाले पैटर्न में दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कीट ने उसका पीछा किया, दूरी तय करने और इस अचानक गतिशील लक्ष्य पर घातक वार करने की कोशिश करते हुए कीट के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। हालांकि बेलिविग सीधी रेखा की उड़ान में मिराज की तुलना में अधिक तेज था, लेकिन मिराज की जमीनी चपलता और बाधाओं का उपयोग करके तेजी से दिशा बदलने की क्षमता के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिराज ने मून को कुछ कीमती सेकंड खरीदे, जिनकी उसे अपने सबसे विनाशकारी हमले को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए सख्त जरूरत थी। चंद्रमा के हाथों के चारों ओर बिजली का निर्माण जारी रहा। रायजू ने आकार लेना शुरू कर दिया, एक बिजली के भेड़िए के रूप में। बेलिविक को अपने हाथ से निकलते अवसर का आभास हुआ और डर लगने लगा। ऊपर से सीधे चंद्रमा और मिराज की ओर गोता लगाने से पहले यह सीधे ऊपर की ओर उड़ गया। इसके ब्लेड वाले अग्रबाहु विस्तारित और डंक की स्थिति में थे, एक ही हमले में सवार और घुड़सवार दोनों को कुचलने के लिए तैयार थे। चंद्रमा ने ऊपर आते खतरे को देखा और जोर से मुस्कुराया। आप एक महान प्रशिक्षण भागीदार रहे हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी मृत्यु शीघ्र और आसान हो। सम्मानपूर्वक नष्ट हो जाओ, चंद्रमा ने लाइटनिंग राइजू जारी किया। डरावनी तीव्रता के साथ गड़गड़ाहट हुई जो तोप के गोले की तरह गुफा में गूंज उठी। केवल ध्वनिक शॉकवेव ने बेलिविक को गोता लगाने के बीच में चौंका दिया। इससे पहले कि कीट समायोजित हो सके या बच सके, राइजू निर्माण ने विनाशकारी गति से हमला किया। भेड़िया बेलिविक के वक्ष में जा घुसा। जानवर का बाह्य कंकाल पहले से ही अपनी पिछली चोटों से कमजोर हो गया था, प्रभाव के कारण टूट गया। बिजली की ऊर्जा प्राणी के पूरे शरीर में शाखा पैटर्न में प्रवाहित होती है, उसके तंत्रिका तंत्र को भूनती है और उसे अंदर से पकाती है। बेलिविक तुरंत जमीन पर गिर गया। इसके पंखों ने तेजी से धड़कना बंद कर दिया क्योंकि इसके शारीरिक कार्य पूरी तरह से विफल हो गए। गड़गड़ाहट। वह पत्थर के फर्श से टकरा गया। उसका शरीर ऐंठ रहा था क्योंकि बिजली लगातार उसके कवच पर गिर रही थी। इसकी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो गई। अभी भी मिराज पर सवार चंद्रमा परिश्रम के कारण जोर जोर से सांस ले रहा था। इस हमले ने उनकी सहन शक्ति और मन दोनों को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे उनकी उच्च विशेषताओं के बावजूद वह काफी थक गए थे। यह कौशल वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, चंद्रमा ने नीचे धूम्रपान कर रहे शव की जांच करते हुए परिणाम की सराहना करते हुए बुदबुदाया। यह एक घायल जानवर के विरुद्ध मेरे मन का 50% उपयोग करने का परिणाम है। एक एस रैंक जानवर को एक गोली मारना, भले ही घायल होना, कुछ ऐसा था जो समझ से परे था, खासकर जब किसी के कुल मैना पूल का आधा उपयोग कर रहा हो। फिर भी चंद्रमा ने एक बार फिर ऐसा किया था। चंद्रमा ने धीरे से मिराज के बालों को स्नेह से सहलाया, चुपचाप उसके प्रति कृतज्ञता का संचार किया। अच्छा काम मिराज, अब अपना पुरस्कार लेने के लिए मेरे पास चलो,
मैं खुद वहां जाने के लिए बहुत थक गया हूं। मिराज आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ा, सतर्क कदमों के साथ बेलीविक की अभी भी हिलती हुई लाश के पास पहुंचा। चंद्रमा की दृष्टि में अधिसूचना तैरती रही। आपने लेवल 25 एस रैंक बेलीविक को मार डाला है। आपने 1800 जीवन प्राप्त किए हैं। चांद की मुस्कान संतुष्टि से चौड़ी हो गई। उनका जीवन खगोलीय संख्याओं के करीब पहुंच रहा था, संख्याएं जिनके बारे में कोई भी जागृति कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 5/50। कक्षा विकास का 10% कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा है। वह मिराज से उतरा और बेलीविक की लाश को तुरंत अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया, जिससे मूल्यवान कोर और सामग्री सुरक्षित हो गई। क्षेत्र छोड़ने से पहले मून ने सहायक रून को सक्रिय कर दिया, जिसे उसने गेट में प्रवेश करने से पहले स्वयं बनाया था। जैसे ही वह रून के निकट बैठा, उसकी सहनशक्ति और मन बढ़ने लगा। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 250 कक्षा लाइफ वीवर। मामूली सुधार। रैंक असामान्य। स्तर अधिकतम। विवरण मध्यम मात्रा में स्वास्थ्य के लिए एकल लक्ष्य को ठीक करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक ऊर्जा को चैनल करें। मन के साथ तराजू का उपचार। +100% उपचार प्रभाव। शुद्ध करें। रैंक महाकाव्य। स्तर अधिकतम। विवरण लक्ष्य को सभी मानक नकारात्मक स्थिति प्रभावों से साफ करें और उच्च स्तरीय डिबफ और उन्नत शाप को हटाने का 10% मौका है। सफल सफाई पर मध्यम मात्रा में स्वास्थ्य बहाल होता है। मध्यम शीतलता। +50% अतिरिक्त उपचार। अपनी आंखों के सामने चमकते 2 कौशलों को देखते हुए दोनों अब प्रतिष्ठित मैक्स स्तर संकेतक प्रदर्शित कर रहे थे। उपलब्धि के बावजूद चंद्रमा के होठों से एक आह निकल गई। हालांकि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यही मामला है, फिर भी यह कुछ हद तक निराशाजनक है। मून ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। जैसा कि उसने पहले भविष्यवाणी की थी, मारा के कौशल उसकी नकल करने से पहले ही उसकी अपनी प्रगति के माध्यम से पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। इसका मतलब था कि भिन्नता या विकास की कोई संभावना नहीं थी। वह बिल्कुल उसी कौशल विकास में फंस गया था जो उसने हासिल किया था, और कोई अलग रास्ता तलाशने का कोई अवसर नहीं था। कम से कम विकास लागत पर जीवन बचाने के लिए दक्षता सुविधाजनक थी, और 2 पूरी तरह से निपुण उपचार कौशल का होना निर्विवाद रूप से उपयोगी था। मून ने अपना ध्यान मिराज की ओर लगाया, जो धैर्यपूर्वक पास खड़ा था। मिराज, मैं अब तुम्हें अपने बीस्ट टैमिंग स्पेस में लौटाने जा रहा हूं, ठीक है? मुझे इस गेट से बाहर निकलना होगा और दूसरों की लड़ाई खत्म होने से पहले मुख्य कक्ष में लौटना होगा। मुझे अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एस रैंक हत्याओं की आवश्यकता है। मैं दूसरों को शेष जानवरों पर दावा नहीं करने दे सकता। मिराज ने समझने में धीरे से हिनहिनाया और करीब आकर चंद्रमा के चेहरे पर प्यार से अपनी गर्दन रगड़ी। यह इशारा सौम्य, भरोसेमंद था, जो साझा जीवन और मृत्यु की लड़ाई और एक साथ बिताए गए समय के माध्यम से बने गहरे बंधन को दर्शाता था। चंद्रमा स्नेहपूर्ण संपर्क पर मुस्कुराया, मिराज के अयाल पर आखिरी बार अपना हाथ फिराया। एक विचार के साथ उन्होंने बीस्ट मास्टर को सक्रिय किया और मिराज को बीस्ट टैमिंग स्पेस में वापस बुलाया। दुःस्वप्न गायब हो गया, पॉकेट आयाम में लौट आया जहां वह आराम करेगा और ठीक हो जाएगा। चंद्रमा ने अपनी स्थिति का आकलन करने में एक क्षण लिया। हालांकि उन्होंने युद्ध को जल्दी समाप्त करने के बजाय अपने उपचार कौशल का प्रशिक्षण करते हुए जानबूझकर बेलीविक के खिलाफ लड़ने में काफी समय बिताया था, फिर भी उनका मानना था कि उन्हें अपने अधिकांश साथियों से पहले बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। प्रशिक्षण सत्र सार्थक रहा,
लेकिन इसमें वह समय बर्बाद हो गया जो अन्य लोग युद्ध पर खर्च कर रहे थे। जानवरों की भीड़ के खिलाफ पहले की लड़ाई के दौरान सभी की सावधानी पूर्वक टिप्पणियों के आधार पर मून ने उनकी सापेक्ष युद्ध गति और क्षमताओं का आकलन विकसित किया था। उनका मानना था कि टीम के बीच गेट की लड़ाई खत्म करने वाला सबसे तेज व्यक्ति संभवतः केल होगा। पायरोमैंसर के पास असाधारण आक्रामक शक्ति थी और उसकी आग का जादू सही मैचअप में एस रैंक विरोधियों को भी तुरंत परास्त कर सकता था। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य हाइड्रा होने का अनुमान लगाया गया था। दूसरा संभवतः कालेब होगा। उसके निडर वर्ग के लापरवाह स्वभाव के बावजूद हुई क्षति को बढ़ती आक्रामक शक्ति में बदलने की उनकी क्षमता ने एक ऐसा लूप तैयार किया जो पर्याप्त गति पैदा करने के बाद लड़ाई को तुरंत समाप्त कर सकता था। सही आइटम, रून्स और औषधि के साथ कालेब एस रैंक जानवर पर हावी हो सकता है अगर वह अपने कार्ड सही ढंग से खेलता है। जहां तक टीम के बाकी सदस्यों की बात है, वे संभवतः लगभग समान समापन समय प्राप्त करेंगे। प्रत्येक को मैचअप लाभ के आधार पर कठिनाई की अलग अलग डिग्री के साथ एस रैंक खतरों के खिलाफ अपने स्वयं के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सबसे लंबे समय तक खत्म होने की संभावना सबसे अधिक संभावना जुड़वा बच्चों कैन या एबेल में से एक होगी, जबकि उनकी समकालिक युद्ध शैली तब प्रभावी थी जब दोनों एक साथ काम करते थे। अलग होने का मतलब था कि प्रत्येक ने अपनी असली शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। और ईमानदारी से मून ने गंभीर रूप से स्वीकार किया, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जीवित रहने की संभावना की गारंटी नहीं थी। पूरी टीम के जीवित निकलने की संभावना आधे से भी कम थी। एकल युद्ध में एस रैंक के जानवर जागने वालों को मारने के लिए जाने जाते थे। यही उनका उद्देश्य था, उनका स्वभाव था। हो सकता है कि उनके कुछ साथी इसे बिल्कुल भी न कर पाएं, लेकिन मून ने उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। उसे अपने स्वयं के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना था, अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करना था, अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। सेंटिमेंट एक विलासिता थी जिसे वह विशेष रूप से जीवन का दावा करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंद्रमा मुख्य गुफा हॉल में वापस दिखाई दिया। नीले गेट की सतह उसके पीछे ढहने से पहले आखिरी बार हिल रही थी। उसकी नजर मारा पर पड़ी, जो ठीक वहीं खड़ा था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था और इंतजार कर रहा था कि जो कोई भी पहले आएगा और शेष द्वारों से लड़ने में उनकी मदद करेगा। चंद्रमा उसकी ओर चलने लगा। जैसे ही वह निकट आया, उसकी नजर शेष द्वारों पर पड़ी। उसका अपना गेट अब पूरी तरह से गायब हो गया था, उसकी सफल निकासी के बाद पूरी तरह से बंद हो गया था। 7 अन्य द्वार उपलब्ध नहीं थे, जिससे पता चलता है कि अंदर लड़ाई अभी भी जारी थी। हालांकि वे अभी तक खत्म नहीं हुए थे, लेकिन यह तथ्य कि गेट्स अभी तक विकसित नहीं हुए थे एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि उनके साथी अभी भी जीवित थे, अभी भी लड़ रहे थे। चलो चलें, चंद्रमा ने बिना किसी प्रस्तावना के कहा जब वह मारा की स्थिति तक पहुंच गया। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें नीना वाले गेट को तुरंत खाली करना होगा। शेष गेट पर नीना के गेट को प्राथमिकता देने के पीछे का तर्क सीधा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मून नीना को गेट गार्जियन के रूप में जो भी बंधनों से बंधा हुआ था उससे मुक्त करने के संयुक्त प्रयास में मारा की समान क्षमता के साथ साथ अपने नए महारत हासिल शुद्ध कौशल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहता था। एक साथ किए गए 2 सफाई मंत्रों से मुकदमे में लगाए गए किसी भी दंड को तोड़ने की बेहतर संभावना हो सकती है। यदि वे उसे सफलतापूर्वक मुक्त करा सकें और उसकी मानवता बहाल कर सकें तो यह सर्वोत्तम परिणाम होगा। इससे उन्हें उनकी 9वीं टीम का सदस्य वापस मिल जाएगा और संभावित रूप से मुकदमे के दंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यदि वे नहीं कर सकते तो वे वही करेंगे जो करने की आवश्यकता है। कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं थे। मारा ने बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ, लगभग खाली थी। वह चंद्रमा के साथ साथ नीना के द्वार की ओर चलने लगी। जब वे चल रहे थे तो चंद्रमा ने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा। उसकी अंतरात्मा बेचैनी से चुभ रही थी। वह महसूस कर सकता था कि मारा अजीब व्यवहार कर रही थी। उसका व्यवहार सूक्ष्म रूप से अलग था जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त या स्पष्ट नहीं कर सका।
उसकी शारीरिक भाषा और उसकी चुप्पी के बारे में कुछ गलत लगा, लेकिन वह अपनी उंगली इस बात पर नहीं रख सका कि वास्तव में क्या बदलाव आया है। उन दोनों ने एक साथ पोर्टल में कदम रखा, उनके शरीर एक ही बार में गायब हो गए। अध्याय 251 चंद्रमा और मारा बनाम नीना। गेट के अंदर लाइटनिंग रून के स्वचालित रूप से सक्रिय होने से प्रकाश छाया पर हावी हो गया। मून और मारा ने खुद को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया। इसका आकार मकड़ी के जाले से भरे मैदान के समान था, लेकिन जाले से पूरी तरह बंजर था। और उनके सामने नीना खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, किसी भी भाव से रहित। उसकी आंखें सूनी, मृत, शून्य होकर आगे की ओर देख रही थीं। उसने अपने बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। वह रक्षात्मक मुद्रा में थी, जो ठोस लेकिन पूरी तरह से बेजान थी। चंद्रमा ने पीछे मुड़कर मारा की ओर देखा, जो उससे कई कदम पीछे खड़ा था और चुपचाप देख रहा था। मैं उसे गंभीर चोट पहुंचाए बिना अक्षम कर दूंगा। फिर आप अपनी सफाई क्षमताओं का उपयोग करके उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे। मेरे पास एक उपचार रून भी तैयार है जो मदद कर सकता है। साथ मिलकर हमारे प्रयासों को मिलाकर हम उसे किसी भी तरह से बहाल करने में सक्षम हो सकते हैं। मारा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। अपना पूरा ध्यान नीना पर लौटाने से पहले मून ने आखिरी बार उस पर नजर डाली और उसके व्यवहार में उस अजीब गुण को फिर से देखा। रूपांतरित शूरवीर ने बिना किसी चेतावनी या युद्ध घोष के उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी चाल तेज थी, लेकिन उसमें वह आक्रामकता नहीं थी जो उसने अपने पहले के संघर्षों के दौरान प्रदर्शित की थी। आगे के अवलोकन पर बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं होने के कारण मून ने अपने भंडारण कक्ष से अपने कर्मचारियों को बुलाया। इग्नाइट फोकस बिंदु के ऊपर बनना शुरू हो गया। जैसे ही नीना ने दूरी को तेजी से बंद किया, आग की लपटें तेजी से एकत्रित होने लगीं। इससे पहले कि वह स्ट्राइकिंग रेंज तक पहुंच पाती, मून ने आग का गोला छोड़ दिया, जिससे वह उसकी ओर तेजी से उछला। बूम! विस्फोट ने सीधे नीना की उभरी हुई ढाल पर प्रहार किया। सुरक्षात्मक बाधा ने विस्फोट के अधिकांश बल को अवशोषित कर लिया, लेकिन आग की लपटों से उत्पन्न तीव्र गर्मी ने अभी भी उसे प्रभावित किया, जिससे उसके बाल किनारों पर सिकुड़ गए जहां वह खुले थे। बाल भंगुर हो गए क्योंकि हवा जले हुए बालों की तीखी गंध से भर गई। इससे पहले कि नीना अपनी गति को पुनः प्राप्त कर पाती और फिर से चार्ज कर पाती, मून पहले ही अपना अगला जादू कर रहा था। दबावयुक्त पानी का एक गुदगुदाता हुआ गोला प्रकट हुआ और जबरदस्त ताकत के साथ उसकी ढाल से टकराया, जिसके प्रभाव से उसकी पूरी आकृति तीव्र गति और वजन से कई कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गई। ऐसा लग रहा था कि नीना चंद्रमा की योजना को पहचान रही थी। वह अपनी वर्तमान स्थिति से दूर छलांग लगाने की कोशिश में घूम गई। सहज रूप से समझ गई कि बिजली के जादूगर का सामना करते हुए पानी में खड़ा होना आत्मघाती था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रमा की बिजली उसके भीगे हुए शरीर और ढाल पर गिरी। जैप! नीना के गीले कवच और त्वचा पर बिजली दौड़ गई, उसकी मांसपेशियां अनायास ही जकड़ गईं। एक पल में नीना ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। उसकी ढाल पत्थर के फर्श से टकराकर गिर गई। कुछ क्षण बाद उसकी तलवार ऐसी पकड़ से गिर गई कि वह अब अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकी। जैसे ही चंद्रमा ने उन्नत एलिमेंटल बॉडी को सक्रिय किया, बिजली ने उसके पैरों के चारों ओर स्पष्ट रूप से कड़कना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उनकी आकृति धुंधली हो गई, जिससे उनके बीच की दूरी 1 सेकंड के एक अंश में तय हो गई। नीना के लकवाग्रस्त शरीर के पीछे चंद्रमा का शरीर चमक रहा था। अपने खंजर को खींचकर और अपनी पकड़ में उलटकर उसने उसकी खोपड़ी के आधार पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। नीना की आंखें पीछे मुड़ गईं और उसका शरीर निस्तेज हो गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह गिर पाती, मून ने उसे धीरे से पकड़ लिया, फिर सावधानी से उसे जमीन पर उतारा और उसकी पीठ पर उसे ठीक होने की स्थिति में ला दिया। उसने मारा की ओर देखा, जो अभी भी दूरी पर खड़ा था, बिना किसी सहायता या टिप्पणी के सब कुछ होते देख रहा था। तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? चंद्रमा ने थोड़ा चिढ़कर पूछा। जल्दी करो और उपचार शुरू करो। जैसे ही मारा ने अंततः अपना रास्ता बनाना शुरू किया,
चंद्रमा ने अपने भंडारण से एक उपचार रून प्राप्त किया जिसे वह एक प्रलोभन के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था। उनकी वास्तविक योजना एक साथ दृश्य रूप से रून को सक्रिय करने की थी और ठीक उसी समय खुद को गुप्त रूप से शुद्ध करने की थी जब मारा ने अपने समान कौशल का उपयोग किया था। आशा यह थी कि दोहरी कास्टिंग से उच्चस्तरीय डिबफ और उन्नत शाप को हटाने के लिए 10% संभावना को ट्रिगर करने की संभावना बढ़ सकती है। किसी अन्य उपचारकर्ता के सामने सीधे जादूटोना को छिपाने का प्रयास करना जोखिम भरा था, लेकिन मून का मानना था कि वह इसे सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता है। शुद्ध के साथ उनकी दक्षता अब उनकी त्वरित शिक्षा के लिए मारा के धन्यवाद के बराबर थी और एक साथ सक्रिय होने वाले हीलिंग रून के दृश्य भ्रम को उनके स्वयं के कास्टिंग इशारों को छिपाना चाहिए। चंद्रमा ने मारा को करीब आते देखा और मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया, बेहोश नीना पर डालने की तैयारी की। फिर जब उसने नीना के शरीर पर जादू होते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। पुष्टि करने पर मून ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से मारा के कंधे को धक्का दिया, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई और कास्टिंग में बाधा उत्पन्न हुई। आप क्या कर रहे हो? उसने मांग की, उसकी आवाज ठंडी थी। आप उसकी शारीरिक चोटों को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यदि आप उसे स्वस्थ कर देंगे तो वह होश में आ जाएगी। तुम्हारा मतलब क्या है? यह वही है जो तुमने अभी मुझे करने के लिए कहा था। तुमने उसे ठीक करने के लिए कहा था। चांद की त्योरियां गहरी हो गईं, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह गंभीर शारीरिक स्थिति में नहीं है। उसका शरीर ठीक है, भले ही थोड़ा घायल हो। आप उसके भौतिक शरीर को ठीक करने की कोशिश क्यों करेंगे जब हमें उसकी मानसिक स्थिति, उसके अभिशाप, जो भी स्थिति उसे नियंत्रित कर रही है, उसे संबोधित करने की आवश्यकता है? हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। मारा बहुत देर तक चुप रही, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सका। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम सही हो, मुझे बस उसकी चिंता थी। रास्ते से हट जाओ। चंद्रमा एक ओर हट गया, लेकिन उसकी आंखें मारा पर टिकी रहीं। मारा ने स्वयं को नीना के अचेतन शरीर के ऊपर स्थापित किया और शुद्ध किया। कुछ सेकंड के बाद नीना का चेहरा टेढ़ा होने लगा। होश आने पर उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। मून ने तेजी से मारा और नीना के बीच कदम रखा। अगर वह अभी भी शत्रुतापूर्ण हो तो उसे रोकने के लिए तैयार था। यह पुष्टि करने में देर नहीं लगी कि उसकी सावधानी बरतनी जरूरी थी। नीना की आंखें उसी भावहीन, मृत गुणवत्ता के साथ खुल गईं जो पहले थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी प्रवण स्थिति से चंद्रमा पर हमला करने का प्रयास किया। उसका हाथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गया। चंद्रमा ने उसे फिर से एक और प्रहार से बेहोश कर दिया, फिर वापस मारा की ओर मुड़ गया। दोबारा मारा वापस नीना की स्थिति की ओर चली गई और अपने शुद्धिकरण कौशल को दूसरी बार डालने के लिए तैयार हो गई। इस बार चंद्रमा ने मारा से पहले अपने उपचार रून को सक्रिय कर दिया। जादू अपना काम शुरू करते ही चमकने लगा और साथ ही उस स्पष्ट प्रदर्शन के नीचे छिपा हुआ उसने चुपचाप मारा की कास्टिंग के साथ सही तालमेल में अपना खुद का शुद्ध जादू डाला। एक साथ दो शुद्धिकरण प्रयास उच्चस्तरीय डिबफ और उन्नत शाप को हटाने के लिए उस महत्वपूर्ण 10% मौके को ट्रिगर करने की संभावना को बढ़ाते हैं। हालांकि मून को यकीन नहीं था कि नीना पर जो कुछ भी लगाया गया था उसे बदनामी या अभिशाप के रूप में गिना जाएगा, फिर भी उसने फिर भी कोशिश करने का फैसला किया। कुछ सेकंड के बाद नीना के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें एक बार फिर धीरे धीरे खुलने लगीं, उसकी चेतना दूसरी बार लौटने लगी। यदि उसके चेहरे पर वही शत्रुतापूर्ण खाली नजर बनी रही तो चंद्रमा उसे फिर से बाहर करने के लिए तैयार है। मारा, वो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। नीना बुरी तरह से फर्श पर लुढ़क गई। उसने अपनी खोपड़ी पकड़ ली जैसे कि वह शारीरिक रूप से अपने खंडित विचारों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही हो। दर्द के कम होने से पहले यह घटना कई और दर्दनाक सेकंडों तक जारी रही, जिससे नीना हांफने लगी और कांपने लगी, लेकिन सुसंगत रही। यह काम कर गया। दिलचस्प है। यातना कम होने पर नीना ने गहरी राहत की सांस ली। मून ने उसकी ओर देखा और सरलता से कहा,
जब आपने और मारा ने पहले गेट के भीतर एक जानवर को मार डाला था जिसमें आप एक साथ प्रवेश करते थे, तो आपको मुकदमे के दंड के अधीन किया गया था। आपको अगले अभिभावक बनने के लिए चुना गया था। जिस चीज से हमने आपको अभी अभी मुक्त किया था उसमें रूपांतरित हो गए। नीना उसके शब्दों पर गहराई से भड़क गई, उसकी अभिव्यक्ति परेशान करने लगी। सचमुच? मेरे पास मकड़ी के कक्ष से निकलने के बाद क्या हुआ, इसकी धुंधली यादें हैं। टुकड़े। लेकिन यह सब धुंधला है, जैसे कि आप हफ्तों पहले देखे गए सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हों। मारा ने अपना सिर हिलाया जब उसने चंद्रमा द्वारा नीना को पहुंचाई गई चोटों को संबोधित करने के लिए नीना पर माइनर मेंट डाला। एक नीला गेट अचानक बिना किसी चेतावनी के उनके सामने आ गया। उसका दिखना पूरा होने का संकेत दे रहा था। गेट साफ कर दिया गया था। नीना को मारे बिना भी, उसे मुक्त करके भी, मुकदमे ने उनके समाधान को वैध मान लिया था। चलो चलें, मून ने कहा, अपने हीलिंग रून को पुनः प्राप्त करते हुए, फिर नए दिखाई देने वाले पोर्टल की ओर चलते हुए। हमें मुख्य कक्ष में लौटने की आवश्यकता है। अभी भी एक और द्वार शेष है, और जब अंतिम टीम का साथी अपनी लड़ाई समाप्त कर ले तो हमें तैयार रहना होगा। आप उसे वहां ठीक करना जारी रख सकते हैं। वे तीनों एक साथ गेट में दाखिल हुए। तीनों का समूह वापस कक्ष में दिखाई दिया। इस बार यह खाली नहीं था। केल वहीं खड़ी गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह उस लड़ाई से थका हुआ लग रहा था जो उसने अभी अभी खत्म की थी। चंद्रमा उसकी ओर बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या तुम ठीक हो? केल ने सिर हिलाया, मैं बस थक गया हूं, मेरा मन और सहन शक्ति वास्तव में कम हो गई है। मैं देख रहा हूं, अच्छे से आराम करो। अध्याय 252 शेष द्वार। चैम्बर में दूसरों की लड़ाई पूरी होने का इंतजार करते हुए नीना अभी भी भ्रमित और भटकी हुई दिखाई दे रही थी। मुकदमे के अंदर वास्तव में क्या हुआ था, इसके बारे में उसकी याददाश्त धुंधली थी। इसलिए मून और केल की निगरानी में मारा ने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उस बिंदु से हुआ था जब उन्होंने शुरू में गेट परिसर में प्रवेश किया था और इस क्षण तक। उसने गोलियां, चेतावनियां, अलग होने और अलग अलग द्वारों में प्रवेश करने का निर्णय, मकड़ी के कक्ष को साफ करने के बाद नीना का अभिभावक में परिवर्तन और अंततः उस पर अपने उपचार कौशल का उपयोग करके उसके बचाव के बारे में बताया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद व्यथित नीना की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। धिक्कार है। यह जगह वास्तव में भयानक है। क्या होगा अगर मुझे अभी भी नियंत्रित किया जा रहा है और आप सभी मेरे दिमाग में सिमुलेशन के अलावा कुछ नहीं हैं? मुझे अंतर कैसे पता चलेगा? पता लगाना चाहते हो? चंद्रमा ने लापरवाही से पूछा। उसके हाथों में थोड़ी देर के लिए बिजली कड़क रही थी। जल्दी से अपना सिर हिलाने से पहले नीना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उस प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा ने बिजली को खारिज करते हुए कंधे उचकाए। हालांकि उसकी आंखें नीना के आसपास की हर चीज पर उसकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रही थीं। मून ने थोड़ा संदेह के साथ आंतरिक रूप से कहा, वह सामान्य रूप से की तरह अतिप्रतिक्रिया या शिकायत नहीं कर रही है। उसका आचरण अधिक नियंत्रित है। मुझे उसे ध्यान से देखते रहना होगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा के विचार तब बाधित हुए जब कक्ष में अचानक एक और नीला गेट दिखाई दिया। कालेब ने लगभग तुरंत ही इसे पार कर लिया। जैसे ही उसने पोर्टल की दहलीज को पूरी तरह से पार कर लिया, निडर एक घुटने पर गिर गया और अब अपने वजन का समर्थन करने में असमर्थ हो गया। उसका शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, कई घावों से अभी भी खून बह रहा था। हर कोई समर्थन की पेशकश करते हुए तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ा। चंद्रमा तेजी से आगे बढ़ा, धीरे से एक हाथ से कालेब की पीठ को मजबूत किया ताकि वह पूरी तरह से ढह न जाए, फिर अपने पृथ्वी तत्व को एक अस्थायी तिरछी दीवार बनाने के लिए निर्देशित किया जो पत्थर के फर्श से उभरी थी। समर्थन ने कालेब को पूरी तरह से लेटने के बिना पीछे झुकने और आराम करने की अनुमति दी। धन्यवाद, कालेब ने कर्कश, थकी हुई आवाज में कहा। फिर वह नीना की ओर मुड़ा और बोला, तुम लोग उसे छुड़ाने में कामयाब रहे, अच्छा है। मारा ने तुरंत अपना उपचार जादू करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका जादू काम करने लगा,
कालेब की चोटों पर सुनहरी रोशनी पड़ गई। कई मिनटों तक उपचार प्राप्त करने के बाद कालेब ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। यह काफी है। मेरी शारीरिक चोटें अब ज्यादातर ठीक हो गई हैं। मैं मृत्युदंड से गंभीर रूप से मुक्त हो गया हूं। मैं वहां एक बार मर गया था। ताना पोर्टल के आकार लेते ही एक और द्वार प्रकट होने लगा, जिससे हवा विकृत हो गई। कुछ ही क्षणों में रीड वहां से गुजरा। वह भी स्पष्ट रूप से घायल दिख रहा था, हालांकि कालेब जितना विनाशकारी नहीं था। फिर रीड के उभरने के कुछ क्षण बाद ग्रांट भी अपने द्वार से प्रकट हुआ। मोहरा मारा गया और लहूलुहान हो गया। उसकी ढाल वाली भुजा एक अजीब कोण पर लटकी हुई थी, लेकिन वह जीवित और सचेत था। दोनों नीना की उपस्थिति से आश्चर्यचकित भी थे, लेकिन खुश थे कि सब कुछ ठीक हो गया। मारा ने कुशलतापूर्वक काम किया, घायल टीम के साथियों के बीच घूमना और सभी को स्थिर करने के लिए उपचार प्रदान करना, जबकि वे अपनी कठिनाइयों से उबर गए। जैसे ही वह काम कर रही थी, मारा की आंखें एक अप्ठनीय अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप चंद्रमा की ओर देखने लगीं। मून ने अपने द्वार से बाहर आने वाले सभी लोगों की मदद करना जारी रखा, सहायता प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि वे बाकी साथियों की प्रतीक्षा करते हुए आराम से आराम कर सकें। अचानक कुछ सेकंड के बाद 2 गेट दिखाई दिए। जुड़वा पोर्टल अगल-बगल साकार हुए। वे जुड़वा द्वार हैं। कालेब ने प्रत्येक पोर्टल के नीचे पत्थर के सिरों को पहचानते हुए देखा, जिन्हें कैन और हाबिल को सौंपा गया था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी लड़ाई एक ही समय में समाप्त कर ली। हाँ। पिछले निकासों के विपरीत, जहां टीम के साथी उनके द्वार दिखाई देने के लगभग तुरंत बाद बाहर आ गए थे, जुड़वा तुरंत बाहर नहीं निकले। सेकंड बीते, फिर मिनट। देरी जितनी लंबी होती गई, सदन का माहौल उतना ही गहरा होता गया। अरे, मून कायल की ओर मुड़ा, जो उस समय कक्ष में मौजूद था जब मून और मारा नीना के द्वार से लौटे थे। जब हम अपने दरवाजों से बाहर निकले और यहाँ लौटे, तो क्या हम तुरंत बाहर आ गए, या क्या हमें वापस पार करने से पहले कुछ समय लगा, जैसे 10 सेकंड या शायद 20 सेकंड? केल ने अपना सिर हिलाया। लगभग तुरंत। अब तक वापस आए सभी लोगों की तरह। गेट दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड में व्यक्ति अंदर चला जाता है। केल की पुष्टि सुनकर मून की अभिव्यक्ति काफी खराब हो गई, क्योंकि उनका विकासशील सिद्धांत निश्चितता में बदल गया। तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए मून ने स्पष्ट रूप से कहा, जुड़वा बच्चे मर चुके हैं। स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में पूरे समूह का ध्यान उसकी ओर गया। ऐसा लगता है कि रिटर्न गेट केवल इस स्थान पर तभी प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति दूसरी तरफ से सफलतापूर्वक गुजरता है। आमतौर पर पोर्टल दिखने का मतलब है कि उन्होंने अपने जानवरों को हराया और निकास द्वार में प्रवेश किया। लेकिन वास्तव में उभरने में इतना समय लगने का मतलब है उस द्वार का संरक्षक अगले चुनौती देने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? रीड ने पूछा। यह हमारे संयुक्त अनुभव का अवलोकन है। यहाँ हर एक व्यक्ति, जब उनका समापन द्वार उभरा, लगभग तुरंत बाद दिखाई दिया। आप में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देकर मेरे तर्क को सत्यापित कर सकता है। अपने जानवर को मारने के बाद क्या आपने तुरंत वापसी पोर्टल में प्रवेश किया, या क्या आपने जानवर की लाश को संग्रहित करने में समय लिया? अपनी सांस लें, चंद्रमा ने शांति से उत्तर दिया। जैसे ही उत्तर उनके दिमाग में तैयार हुआ, रीड, ग्रांट और कालेब के भाव तुरंत एक साथ गहरे हो गए। उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में अपनी जीत के बाद अपने निकास द्वारों को पार करने से पहले परिणाम को संभालने में कम से कम कुछ सेकंड बिताए थे। लेकिन वे सभी अपने द्वार प्रकट होने के कुछ ही क्षणों के भीतर यहां उभर आए थे, जिसका मतलब था कि गेट तभी प्रकट होगा जब कोई पहले ही दूसरी तरफ से पार कर चुका हो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यदि जुड़वा बच्चों के द्वार प्रकट हो गए थे लेकिन कोई उभर नहीं रहा था। आह! ग्रांट ने दया और दुहक से अपना सिर हिलाते हुए जोर से सांस छोड़ी। धत तेरी की। नियुक्त टीम लीडर के रूप में वह इस दुःस्वप्न द्वार के माध्यम से सभी को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त थे। उन्हें विश्वास था कि उनका अनुभव और टीम की प्रतिभा उन्हें सब कुछ दिखा सकती है।
लेकिन वास्तविकता उसकी योजना से कहीं अधिक कठिन, क्रूर और अधिक अक्षमय साबित हुई थी। उन्हें अलग करने, उन्हें कमजोर बनाने के लिए गेट का तंत्र काम कर चुका था। टीम के दो साथियों की मौत, दो प्रतिभाशाली जिंदगियां जो मानव क्षेत्र के पावर हाउस बन सकती थीं, खो गईं। मून ने सभी का ध्यान उनकी वर्तमान चिंताओं की ओर खींचते हुए कहा, हमें शेष गेटों को तुरंत साफ करने की आवश्यकता है। कैन और हाबिल की मृत्यु के साथ 3 गेट अभी भी सक्रिय हैं और नीना द्वारा अपना गेट ठीक से पूरा नहीं करने पर हमें मिले पिछले दंड के आधार पर यदि हम शेष सभी चुनौतियों को पूरा करने में देरी करते हैं या असफल होते हैं तो हम में से एक को फिर से परिवर्तन के लिए चुना जा सकता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले ही इसमें असफल हो सकते थे। अनुस्मारक पर टीम तुरंत उदास हो गई। वे सभी बेहद थके हुए थे, उनका मन कमजोर था, मारा के ठीक होने के बावजूद उनके शरीर पस्त थे। उनमें से कुछ को मौत की सजा दी गई, जिससे उनकी युद्ध प्रभावशीलता कम हो गई। लेकिन वे समझते थे कि काम करना जरूरी है। मैं पहले प्रवेश करूंगा, मून ने स्वेच्छा से कहा। मैं अभी कुछ समय से आराम कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी फिर से लड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हूं। उसने बचे हुए 3 दरवाजों में से एक की ओर इशारा किया, एक जिसे कभी छुआ नहीं गया था। उसका जानवर अभी भी ताजा और निर्जन है। मैं वह अछूता गेट ले सकता हूं। आप में से बाकी लोग जुड़वा बच्चों के द्वारों को आपस में बांट सकते हैं। कैन और हाबिल ने मरने से पहले संभवतः अपने जानवरों को भारी चोट पहुंचाई थी। घायल एसरैन प्राणियों को खत्म करना ताजा प्राणियों से लड़ने जितना कठिन नहीं होना चाहिए। उनके तर्क को सुनकर टीम को अतिरिक्त द्वार से प्रवेश की आवश्यकता के बारे में अधिक आराम महसूस हुआ। वे निश्चित रूप से अपनी वर्तमान थकी हुई परिस्थितियों में नए एस रैंक जानवरों से लड़ना नहीं चाहते थे। रुको, ग्रांट ने चंद्रमा के पोर्टल में प्रवेश करने से पहले हस्तक्षेप किया, उनके दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करते हुए। चूंकि आप नीना को बचाने में मदद करने के लिए पहले से ही मारा के साथ दूसरे द्वार में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए लचीली रणनीति के लिए एक मिसाल है। अब पीछे हटने या अत्यधिक सतर्क रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने शेष 3 द्वारों की ओर इशारा किया। यदि हम पहले ही प्रयास में सभी 10 गेटों को एक साथ पूरा न करके संभावित रूप से कुछ छिपी हुई स्थिति को विफल कर चुके हैं, तो शेष खतरों को यथासंभव कुशलता से कम करना सबसे अच्छा है। वर्तमान में हम 7 सक्षम योद्धा हैं। हम आपको अकेले भेजने के बजाय प्रति गेट 2 या 3 लोगों को वितरित कर सकते हैं। आपके जीवन को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालने का कोई तार्किक कारण नहीं है। चंद्रमा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, अछूते पोर्टल के सामने दृढ़ खड़ा था। मेरी चिंता मत करो, मैं पहले ही एक एस रैंक जानवर को सफलतापूर्वक अकेले मार चुका हूं। मुझे विश्वास है कि मैं उस प्रदर्शन को दोहरा सकता हूं। उनका लहजा अहंकारी के बजाय दृढ़ था। आप मेरा कार्य पूरा करने का अनुदान नहीं छीनेंगे। मैं उस जानवर को अकेले ही मार रहा हूं, मून ने कहने से पहले सोचा। इसके अलावा हमारी सेनाओं को अधिक रणनीतिक रूप से वितरित करना अधिक सार्थक है। उन्होंने अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए इशारा किया। जुड़वा द्वारों में से प्रत्येक में ठीक 2 लोगों का प्रवेश करना बेहतर है। इसका मतलब है कि 4 लड़ाके 2 घायल जानवरों को हटा रहे हैं। इससे हम में से 3 को छोड़ दिया जाता है। मैं ताजा द्वार को अकेला ले जाऊंगा और 2 लोग यहां मुख्य कक्ष में रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं और तैयार रहते हुए ठीक हो सकते हैं। चंद्रमा की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। यदि योना अपना गेट पूरा करने में विफल रहता है तो वे उसकी चुनौती में तुरंत सहायता करने के लिए तैयार होंगे। ग्रांट ने योजना पर ध्यानपूर्वक विचार किया और सभी पहलुओं पर विचार किया। वह अभी भी चंद्रमा के अकेले प्रवेश से पूरी तरह सहमत नहीं थे। तात्विक जादूगर का आत्मविश्वास बढ़ते हुए अहंकार जैसा प्रतीत होने लगा था, जिसके कारण प्रतिभाशाली लोग बिल्कुल इसी तरह की स्थितियों में मारे गए। लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि समग्र रणनीति तर्कसंगत समझ में आती है। उभरती स्थितियों का जवाब देने के लिए भंडार तैयार रखना एक उचित तर्क था, और मून ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक गेट साफ कर दिया था,
फिर नीना को मारा के साथ टीम में वापस लाने में सहायता की। ठीक है, ग्रांट ने अंततः सिर हिलाया। आइए उस वितरण के साथ आगे बढ़े। रीड और कालेब, आप बायां ट्विन गेट एक साथ लें। केल और मैं दायां ट्विन गेट लेंगे। मारा और नीना यहां रिजर्व के रूप में रहेंगे। चलो चलें। टीम ने अपने निर्धारित गेट के सामने खुद को तैनात कर लिया। चंद्रमा अछूते पोर्टल के सामने अकेला खड़ा था, जबकि अन्य जोड़े में खड़े थे। 5 जागृतिकर्ताओं ने एक साथ अपने अपने द्वारों पर कदम रखा। अध्याय 253 मिराज बनाम ब्लैक पैंथर। द्वार के अंदर चंद्रमा दिखाई दिया। उसके सामने जो जानवर खड़ा था वह चारों तरफ झुका हुआ एक बड़ा तेंदुआ था। उसका पतला शरीर फर से इतना काला था कि वह प्रकाश को अवशोषित कर रहा था। चंद्रमा द्वारा शुरू की गई हर सूक्ष्म गतिविधि पर नजर रखते हुए 2 लाल रंग के गोले इसकी सॉकेट्स को सुशोभित करते हैं। पैंथर ने धीमी गड़गड़ाहट वाली गुर्राहट छोड़ी जो पूरे स्थान में गूंजती हुई धीरे धीरे लगभग 100 फीट दूर खड़े मानव चुनौती देने वाले के पास पहुंची। बेलिविक के विपरीत यह जानवर चंद्रमा से अधिक सतर्क था। चंद्रमा शांत रहा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई शिकारी शिकार का पीछा कर रहा है। उनकी मुद्रा शिथिल थी, जिसमें एस रैंक के खतरे का अकेले सामना करते समय दूसरों द्वारा प्रदर्शित होने वाला कोई डर या तनाव नहीं दिख रहा था। चंद्रमा की आंखें सीधे पैंथर की जलती हुई लाल निगाहों से टकरा गईं। एक पल में गतिरोध टूट गया। पैंथर हरकत में आ गया। उसका पतला लेकिन मांसल शरीर इतनी जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा था कि उसकी गति लगभग धुंधली हो गई। उनके बीच की दूरी चिंताजनक दर से कम हो गई। चांद के होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। रक्षात्मक मंत्र तैयार करने या चकमा देने के बजाय उसने मिराज को अपने बीस्ट टैमिंग स्पेस से बुलाया। सफेद शानदार घोड़ा चंद्रमा के बगल में दिखाई दिया। उसकी शानदार अयाल लहरा रही थी। जैसे ही उसने बढ़ते खतरे को देखा, नया खतरा देखते ही पैंथर ने तुरंत अपनी दौड़ रोक दी। नए लक्ष्य, एक घोड़ा जिसने अपनी खतरनाक उपस्थिति दर्शाई थी, ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बदल दिया था। मिराज, क्या तुम अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाना चाहते हो? मून ने अपने साथी को आदेश जारी करने के बजाय एक विकल्प की पेशकश करते हुए पूछा। मिराज ने उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया में तेजी से हिनहिनाया। समान रूप से भयानक गति के साथ पैंथर की ओर बढ़ने से पहले एक शक्तिशाली खुर के साथ पत्थर के फर्श पर हमला किया। चंद्रमा उत्साह देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसे रोका नहीं। अपने हालिया विकास के बाद मिराज अब लगभग एस रैंक पर है, मून ने सोचा जब उसने दोनों जानवरों को एक दूसरे के करीब देखा। उसे मजबूत विरोधियों से लड़ने देने से युद्ध का अनुभव मिलेगा जो उसके विकास को गति देगा और भविष्य में उसे और भी अधिक दुर्जय बना देगा। टक्कर शानदार थी। मिराज की पंख जैसी पूंछ आश्चर्यजनक बहुमुखी प्रतिभा के साथ तीसरे अंक की तरह टकराई। पूंछ ने एक धारदार हथियार की काटने की शक्ति से हमला किया, पैंथर की खाल को चीर दिया और उनकी लड़ाई में पहला खून निकाला। पैंथर गुस्से में दहाड़ने लगा, क्योंकि उसे लगा कि इस आश्चर्यजनक हमले से उसकी त्वचा खुल गई है। मिराज की किक समान रूप से विनाशकारी थी। उसके खुरों से प्रत्येक शक्तिशाली प्रहार से पैंथर कई फुट पीछे लड़खड़ाकर गिर जाता था जब भी हमला साफ सुथरा होता था। लेकिन पैंथर स्वयं किसी भी तरह से आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसकी अविश्वसनीय गति और फुर्तीले, लचीले शरीर ने इसे मिराज के कई हमलों से पूरी तरह से बचने की अनुमति दी। जब उसने जमीन पर जवाबी हमला किया तो पैंथर के पंजे मिराज के शरीर पर लग गए, जिससे खून बह गया और चोटें आईं जो लड़ाई के दौरान जमा हो गईं। मून ने लगभग 10 मिनट तक आदान प्रदान देखा, उनकी दोनों लड़ाई शैलियों का विश्लेषण किया, मिराज के प्रदर्शन का आकलन किया, साथ ही पैंथर के मजबूत बिंदुओं को भी समझा। आखिरकार उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। मिराज लड़ाई हार रहा था, यह बढ़ती चोटों और धीरे धीरे धीमी होती गतिविधियों से स्पष्ट था। लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था, वह पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रहा था। सफेद घोड़ा एक एस रैंक जानवर के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए हुए था, भले ही वह जीत हासिल नहीं कर सका। अधिक अनुभव या शायद एक और विकासवादी प्रगति के साथ वह संभावित रूप से खतरे के इस स्तर से मेल खा सकता है। ठीक है, यह काफी है,
मिराज, मून ने दृढ़ता से कहा। आपने अच्छा किया है। आप अब आराम कर सकते हैं और मेरे टाइमिंग स्पेस में स्वस्थ हो सकते हैं। मिराज ने विरोध में हिनहिनाया। उसकी प्रतिस्पर्धी भावना स्पष्ट रूप से बढ़ती चोटों और थकावट के बावजूद लड़ाई जारी रखना चाहती थी। मिराज को घमंड था और वह खुद को साबित करने के लिए कृत संकल्प था। लेकिन मून ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, इस जगह को छोड़ने से पहले हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सारे जानवर हैं। आपको उन आगामी लड़ाइयों के लिए शीर्ष स्थिति में रहना होगा। इसे खत्म करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी होगी। मिराज अंततः चंद्रमा के तर्क के आगे झुक गया और उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। बीस्ट टाइमिंग स्पेस में लौट आया, जहां बहाल करने वाले गुण उसके घावों को तुरंत ठीक करना शुरू कर देंगे। ओह, मेरा मन कम हो रहा है। पॉकेट स्पेस के गुणों को बहाल करना मुफ्त नहीं है, इसमें मेरा मन लगता है। दिलचस्प, मून ने अपने मन को रोकने की कोशिश करने से पहले सोचा और यह काम कर गया। मुझमें उपचार प्रभाव चालू करने की क्षमता है या नहीं, यह अच्छी बात है। इसके बाद मून ने अपने बीस्ट मास्टर कौशल के उपचार प्रभाव को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। निकाला गया मन अधिकतम नगण्य था और उसे इसे चालू रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद मून ने अपना पूरा ध्यान पैंथर पर केंद्रित कर दिया, जिसे अब मिराज के साथ संघर्ष के कारण हल्की से मध्यम चोटें आई थीं। खरोंचों और कटों ने उसके पहले से परिपूर्ण गहरे रंग के फर को भर दिया था और उसके एक पैर में हल्की सी चोट दिखाई दे रही थी, जो स्पष्ट रूप से घायल थी। पैंथर ने बुरी लाल आंखों से चंद्रमा की ओर देखा, उसकी अगली चाल को पढ़ने की कोशिश की, यह निर्धारित करने के लिए कि यह अजीब इंसान अब क्या करेगा। चंद्रमा के बाएं हाथ के चारों ओर बिजली कड़कने लगी, उसकी उंगलियों पर नीली सफेद धारियां बढ़ती गति और तीव्रता के साथ नाचने लगीं। इसके साथ ही इग्नाइट ने उसके दाहिने हाथ की छड़ी के ऊपर लाल रंग की लपटें बनानी शुरू कर दी। मून ने घायल पैंथर का आकलन किया और फैसला किया कि यह उस मन के लायक नहीं है जिसकी लाइटनिंग राइजू को आवश्यकता होगी। मिराज के पिछले हमलों से जानवर पहले ही घायल हो गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसकी युद्ध शैली का पूरे 10 मिनट तक अध्ययन किया था। वह समझ गया कि तेंदुआ कैसे चलेगा, वह कहाँ चकमा देना पसंद करेगा, वह किस हमले के पैटर्न को पसंद करेगा। इस बीच पैंथर के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई फायदा नहीं था। उसने चंद्रमा को कभी लड़ते नहीं देखा था। इसके बजाय वह कुछ अच्छी तरह से निष्पादित संयोजन हमलों के साथ इसे संभाल सकता था। चंद्रमा से निकलने वाली इमारत की ऊर्जा को महसूस करते हुए पैंथर ने अपने गले के नीचे गुर्राना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि वह आगे आने वाली किसी भी चीज से बचने या पलटवार करने के लिए तैयार था। चंद्रमा की मुस्कान प्रत्याशा से चौड़ी हो गई। इसे जल्दी खत्म करने और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले कि चंद्रमा अपनी तैयार बिजली के हमले को जारी कर पाता, पैंथर ने अचानक आक्रामक रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी ओर नहीं, बल्कि गुफा के चारों ओर पार्श्व में अप्रत्याशित कोण बनाने के लिए अपनी गति का उपयोग कर रहा था। चंद्रमा की भौहें तन गईं, लगातार बदलती स्थिति और दूरी के कारण उस पर प्रहार करना कठिन हो रहा है। 2 स्पेल पूरी तरह से बनने और रिलीज होने के लिए तैयार होने के साथ चंद्रमा ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उस उपलब्ध स्थान को कम कर दिया जिसका उपयोग पैंथर पैंतरेबाजी के लिए कर सकता था। उसकी प्रगति ने जानवर को एक सीमित क्षेत्र में धकेल दिया, जिससे उसके बचने के विकल्प सीमित हो गए। उनके 2 मंत्र आवेशित और तैयार रहे, उन्हें मुक्त करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा की गई। जब चंद्रमा को लगा कि समय अच्छा है, तो बिजली का बोल्ट उसके बाएं हाथ से छूट गया। बिजली दूर तक चमकती रही, लेकिन वह जुड़ने में विफल रही। पैंथर ने पास के एक बड़े कुत्ते के आकार के पत्थर को सीधे बिजली के रास्ते में फेंक दिया था। जादू ने पत्थर पर प्रहार किया, जिससे पैंथर को अपने रास्ते से हटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। चांद की आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह सक्रिय रूप से आसपास की वस्तुओं को ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। मिराज के साथ अपनी लड़ाई के दौरान इसने बिल्कुल भी उस रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया। चंद्रमा ने तुरंत इग्नाइट जारी किया, जिससे आग का गोला हवा में फैल गया।
सीधे तेंदुए पर हमला करने के लिए लक्ष्य नहीं किया गया, बल्कि उसके प्राथमिक भागने के मार्गों में से एक को काटने और उसके पैंतरेबाजी के स्थान को और कम करने के लिए तैनात किया गया। आग की लपटें गुफा के फर्श पर भड़क उठीं, जिससे दरकने वाली जलती हुई आग की एक दीवार बन गई जिसने कक्ष के एक पूरे हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। पैंथर ने चंद्रमा पर गुर्राना शुरू कर दिया और पाया कि उसके विकल्प लगातार सीमित होते जा रहे हैं। इसने ढाल के रूप में एक शिलाखंड का उपयोग किया। इसका मतलब है कि यह गुफा के चारों ओर बिखरी ढीली चट्टानों से अवगत है और उनके स्थान को जानता है। यदि मैं किसी अन्य विनिमय के लिए बाध्य करता हूं तो यह संभवतः फिर से वही रणनीति अपनाएगा। चंद्रमा ने अपने बाएं हाथ में और अधिक बिजली चमकाना शुरू कर दिया, जिससे जमाव स्पष्ट हो गया और पैंथर के लिए खतरा पैदा हो गया। वह फिर से आगे बढ़ा और पैंथर को गुफा के एक हिस्से की ओर ले गया, जहां कई कार के आकार के पत्थर एक साथ जमा थे। पैंथर की लाल आंखों ने बिजली को इकट्ठा होते हुए देखा। उसके पैर तुरंत फटने को तैयार थे। चंद्रमा ने बिजली का बोल्ट छोड़ा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पैंथर तुरंत निकटतम बोल्डर की ओर बढ़ गया। उसका शक्तिशाली पिछला पैर पत्थर को बिजली के रास्ते में मारने के लिए पीछे हट गया, जैसा कि उसने कुछ क्षण पहले सफलतापूर्वक किया था। जैसे ही पैंथर का पंजा शिलाखंड के संपर्क में आया, चंद्रमा ने अपने कर्मचारी को जमीन की ओर धकेल दिया। शिलाखंड की सतह से एक तेज पत्थर की कील निकली, जो ठीक उसी जगह उभरी जहां पैंथर का हमला करने वाला पंजा उतरने वाला था। तेंदुआ अपनी प्रतिबद्ध किक को रोक नहीं सका और पंजा स्पाइक पर गहराई तक चला गया, खुद को मांस के माध्यम से और हड्डियों के बीच में फंसा लिया। गर्जन! पैंथर की पीड़ा भरी चीख गुफा में गूंज उठी। इसने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कील बहुत गहराई तक घुस गई थी और प्रभावी रूप से कुछ कीमती सेकंडों के लिए अपनी जगह पर टिकी रही। ठीक उसी क्षण पैंथर के गतिहीन और कमजोर होने पर चंद्रमा ने इग्नाइट छोड़ा। सीधे हमले में आग का गोला जानवर पर लगा। बूम! विस्फोट ने पैंथर को पूरी तरह से भस्म कर दिया। आग की लपटें उसके फंसे हुए शरीर को बेरहमी से झुलसा रही थीं। जानवर के फर में तुरंत आग लगा दी गई। जैसे ही वह दर्द से चिल्लाने लगा, आग तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। पैंथर कई सेकंड तक हिंसक तरीके से छटपटाता रहा, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका क्योंकि चंद्रमा ने बिजली का झटका छोड़ा जिससे उसकी हरकतें रुक गईं। फिर वह ढह गया। टूटी हुई पत्थर की कील अभी भी उसके मोहरे में गहराई तक धंसी हुई थी और उसका शरीर धूम्रपान कर रहा था। गुफा में सन्नाटा लौट आया, जो केवल बुझती लपटों की कर्कश ध्वनि से टूटा। आपने लेवल 25 एस रैंक पैंथोरा को मार डाला है। आपने 1600 जीवन प्राप्त किए हैं। पृथ्वी की कील को हटाते हुए चंद्रमा शव के पास पहुंचा ताकि वह शरीर को ठीक से रख सके। हालांकि जानवर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन उसके पास चंद्रमा के खिलाफ कोई मौका नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने लाश को अपनी अंगूठी में रखा, मूल्यवान कोर को सुरक्षित किया, फिर उस ओर मुड़ गया जहां निकास द्वार प्रकट होना चाहिए। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 6/50 अध्याय 255 निकट कयामत बोनस अध्याय। चंद्रमा की आंखें शुद्ध अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि अचानक एक अधिसूचना उसकी दृष्टि में चमक उठी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। क्या? मैं मर गया? हालांकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मून ने हकलाते हुए अपने हाथों की ओर देखते हुए बढ़ती घबराहट के साथ अपने शरीर की जांच की। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी गलत नहीं था। चोट नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उसे अभी अभी मृत्यु का अनुभव हुआ हो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वापस आने की भावना उत्पन्न नहीं हुई। जैसे ही चंद्रमा पर भयानक क्षण आया, उसकी चिंता तेजी से बढ़ गई। किसी भी तरह वह इस घटना के बारे में किसी भी जागरूकता के बिना मर रहा था। अभी कुछ सक्रिय रूप से उसे मार रहा था, फिर भी उसकी मृत्यु का एकमात्र संकेत सिस्टम अधिसूचना थी। उस चेतावनी के बिना उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है।
क्या यह कोहरा है? चंद्रमा का दिमाग सबसे स्पष्ट अपराधी पर केंद्रित हो गया। उसने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं और संभावित घातक धुंध को और अधिक अंदर लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने उत्तर की ओर दौड़ना शुरू किया, उसके पैरों के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। कोहरे से बचने की कोशिश में वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था जितनी उसकी गति संभव हो सकती थी। उसने मिराज को बुलाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि जो कुछ भी उसे मार रहा था उसके साथी को उजागर करने से घोड़े की स्थायी, सच्ची मौत हो जाएगी। उनकी पहली मौत की सूचना को बमुश्किल 5 सेकंड ही बीते थे कि तभी एक और सूचना सामने आई, जिससे उनके शरीर में चिंता की एक नई लहर दौड़ गई। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। 10 सेकंड से भी कम समय में 4000 जाने गईं। और चंद्रमा को बिल्कुल पता नहीं था कि यह कैसे हो रहा था या इसे कैसे रोका जाए। बकवास। चंद्रमा जोर से शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी सामान्य शांति उस अदृश्य, अकथनीय खतरे से पूरी तरह से टूट गई जिसे वह समझ नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि वह अपना आपा खो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे तेजी से मार सकता है, चंद्रमा ने खुद को गहरी सांस लेने और गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया। उसने जल्दी से अपने भंडारण से एक सपोर्ट रून निकाला, वही रून जो उसने नीना पर इस्तेमाल किया था। इसे सक्रिय करने के लिए उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े और यह प्रभावी हो गया। जैसे जैसे रून काम कर रहा था, चंद्रमा भी अपना शुद्ध कौशल और माइनरमेंट कौशल विकसित कर रहा था। लेकिन मून अभी भी निश्चिंत नहीं थे। उनका दिमाग अन्य संभावित समाधानों के माध्यम से दौड़ रहा था। अगर रून और उपचार भी काम नहीं करते, आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। उनकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से धुंधली हो गई क्योंकि वही अधिसूचना एक बार फिर चमकी, जिससे 20 सेकंड से कम समय में उनकी तीसरी मृत्यु हो गई। रून ने बिल्कुल कुछ नहीं किया था, इसलिए उसके 2 उपचार कौशल भी खराब हो गए। मूल्यांकन। चंद्रमा ने हताश होकर सोचा, अपने महाकाव्य रैंक कौशल को सक्रिय किया और उसे अपने आसपास के कोहरे पर निर्देशित किया, यह समझने की उम्मीद में कि वह क्या सामना कर रहा था। कुछ नहीं हुआ। कौशल सक्रिय नहीं हुआ। कोई जानकारी नहीं दी, उसके प्रयोग के प्रयास को भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रमा का झटका उसके अंतस गहराई तक घुस गया। यह कैसे संभव है? उसने कौशल को फिर से सक्रिय किया, इस बार इसे अपने पैरों के नीचे जमीन पर निर्देशित किया, कुछ ऐसा जिसका बिल्कुल पठनीय विवरण होना चाहिए। मूल्यांकन। कोई असर नहीं। कौशल पूरी तरह से निष्क्रिय रहा, जैसे कि वह उसके शस्त्रागार में मौजूद ही न हो। नहीं, कुछ गड़बड़ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मूल्यांकन काम करना चाहिए था। भले ही यह कुछ उच्च स्तरीय छिपाव को भेद नहीं सका, फिर भी इसे कम से कम सक्रिय होना चाहिए था। कौशल को कम से कम उसके पैरों के नीचे पत्थर के फर्श के बारे में बुनियादी विवरण प्रकट करना चाहिए था। तथ्य यह है कि वह इसका उपयोग करने के अपने प्रयासों को भी दर्ज नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि इस कोहरे के भीतर कुछ भयानक, बहुत गलत था। उसका दिमाग तुरंत अपने अन्य कौशलों की ओर चला गया। उन्होंने प्रत्येक का परीक्षण करते हुए उन्हें सक्रिय करने का प्रयास किया। वे सभी काम कर रहे थे, 2 कौशलों को छोड़कर जो पूरी तरह से अनुत्तरदायी रहे। मूल्यांकन और शांति, जिसका श्रेय संभवतः इस तथ्य को दिया जा सकता है कि कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। एक और अधिसूचना उनकी दृष्टि में चमक उठी, और इसके साथ ही मून का दिल और भी डूब गया क्योंकि उन्होंने उन कौशलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर की खोज की जो काम करते थे और जो काम नहीं करते थे। केवल एक विशिष्ट कारक सामने आया। मैंने पहले सभी कामकाजी कौशल का उपयोग किया है, युद्ध या अभ्यास में उनके प्रभावों का शारीरिक प्रदर्शन किया है। मून को एहसास हुआ, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाई थी। लेकिन मूल्यांकन मुख्य रूप से मानसिक, सूचनात्मक है। और शांति, मैंने इसे इस गेट के भीतर बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। ठीक उसी क्षण चंद्रमा की आंखों के सामने एक नई सूचना प्रकट हुई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शीर्षक, दोषों का उत्तराधिकारी आंशिक रूप से सक्रिय। संकेत, आपका दिमाग आपका दुश्मन है।
पाठ पढ़ते पढ़ते चंद्रमा की उलझन तेज हो गई। शीर्षक: दोषों का उत्तराधिकारी। क्या इसका संबंध मंडप से है? उसके पास अनगिनत सवाल थे, लेकिन यह चिंतन का समय नहीं था। इससे पहले कि उसका संचित जीवन पूरी तरह से खाली हो जाए, उसे अपनी वर्तमान दुर्दशा से बचने की जरूरत थी। दिए गए संकेत पर ध्यान केंद्रित करते हुए चंद्रमा के मस्तिष्क ने समाधान के लिए तेजी से काम किया। आपका दिमाग ही आपका दुश्मन है। उसकी नजर उसके एक कौशल पर पड़ी, तब वह क्षमता जिसने उसे भ्रम और मानसिक हेरफेर से बचाया। मैं भ्रम में फंस गया हूं। यह कौशल मुझे प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए था। किस प्रकार की इकाई एक महाकाव्य रैंक कौशल पर हावी हो सकती है? संकेत और उसके सामने मौजूद सबूतों के आधार पर मून को एहसास हुआ कि यह एकमात्र तार्किक व्याख्या थी जो सभी डेटा में फिट बैठती थी। पृथ्वी के द्वार में प्रवेश करने के बाद से हर पल की समीक्षा करते हुए उसका दिमाग पीछे की ओर दौड़ गया। उनके कौशल का उपयोग, उनके दल के साथ उनकी बातचीत, नीना का रवैया और मारा का रवैया। उस क्षण भयानक समझ ज्वार की लहर की तरह उस पर टूट पड़ी। वह वर्तमान में जिन क्षमताओं का उपयोग कर रहा था, बिजली, आग, भ्रूण, वे सभी नकली थीं। किसी भी इकाई द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली भ्रम का उपोत्पाद वास्तव में उसके वास्तविक शरीर को मार रहा था, जबकि उसकी चेतना इस झूठी वास्तविकता के जाल में फंसी हुई थी। बिजली नकली है। लाइटिंग रून काम नहीं करता क्योंकि यह नकली है, चंद्रमा ने फुसफुसाया। टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे, जिससे पहेली भर गई। धुंध हवा से नहीं हट रही है क्योंकि धुंध नकली है। कोहरा, फर्श, सब कुछ नकली है। जैसे ही वह विचार उसके मन में पूरी तरह से जम गया, चंद्रमा को कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। मानो उसकी चेतना अंततः अपने मूल शरीर में लौट रही थी, उस भ्रम के बजाय उसके भौतिक शरीर के साथ फिर से जुड़ रही थी जिसमें वह निवास कर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि पूरा दृश्य उसके सामने टूटते शीशे की तरह बदल गया। कोहरा गायब हो गया। वह अब खड़ा या दौड़ नहीं रहा था। इसके बजाय वह ठंडी पत्थर की जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से झुका हुआ और कमजोर था, और उसके ऊपर उसका चेहरा उसके चेहरे से मात्र 1 इंच की दूरी पर एक ऐसा प्राणी था जिसे चंद्रमा ने पहले कभी नहीं देखा था। आलीशान बैंगनी आंखों वाली एक लोमड़ी जो द्वेषपूर्ण ढंग से चमकती थी। उसके पंजे बढ़े हुए थे, धीरे धीरे चंद्रमा की छाती और धड़ में घुस रहे थे, जिससे खून बह रहा था, जबकि उसका दिमाग भ्रम में फंसा हुआ था। इससे पहले कि उसका चेतन मन खतरे को पूरी तरह समझ पाता, चंद्रमा का शरीर शुद्ध जीवित रहने की प्रवृत्ति पर चला गया। उसकी भुजाएं रक्षात्मक रूप से एक साथ आ गईं, और उसने बिजली के तत्व के साथ उन्नत मौलिक शरीर को सक्रिय कर दिया। इसे केवल अपने अंगों के बजाय अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया। चंद्रमा ने मन का एक अच्छा हिस्सा इसमें प्रवाहित करते हुए पीछे नहीं हटे। क्रैकल। जबकि उसका शरीर बिजली के लिए एक नाली बन गया। उसकी त्वचा पर नीले रंग की धारियां उभरीं और तुरंत लोमड़ी की ओर स्थानांतरित हो गईं, जिसके पंजे अभी भी उसके मांस में धंसे हुए थे। अपने शरीर में बिजली की चमक महसूस करते हुए लोमड़ी ने दर्द और आश्चर्य की तेज चीख निकाली। यह चंद्रमा के दरकते शरीर से पीछे की ओर उछला और कई मीटर दूर जाकर गिरा।